नमस्कार बच्चों, स्वागत है फिर से आपका जेई मेल के वीकली सीरीज़ में। और जैसा कि आपको पता है कि हर हफ्ते हम आपके लिए लाते हैं जेई मेल की वीकली सीरीज़। जेई मेंस और जेई एडवांस के क्वेश्चन के लिए एक स्पेसिफिक सीरीज़ बनाई गई है और अगर आप इस सीरीज़ को पूरा फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका एक बहुत अच्छा रिवीजन होगा थ्रू द क्वेश्चंस और हर चैप्टर के हर कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आएगी। आपको पता है कि अल्टरनेट वीक पे मेंस और एडवांस की दोनों की सीरीज़ आती है, तो इस वीक हम लेके आए हैं जेई एडवांस की सीरीज़। यहाँ पर हम वीकली सीरीज़ जेई एडवांस की है और बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का, दैट इज़ द केमिकल काइनेटिक्स। आपको पता है कि केमिकल काइनेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कई सारे चैप्टर्स एक साथ आते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम की भी बात आती है, रेट ऑफ रिएक्शन की बात आती है, इक्विलिब्रियम का पूरा कॉन्सेप्ट लगता है, थर्मोडायनामिक्स की बात आती है और साथ साथ रेडियो एक्टिविटी की भी बात आती है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है क्योंकि ये 12 में आता है। तो अगर देखा जाए तो जेई एडवांस लेवल पर बहुत अच्छे सवाल इस चैप्टर से ड्रॉ किए जाते हैं क्योंकि अच्छा खासा मैथमेटिकल चैप्टर है, अच्छा खासा इंटीग्रेशन यूज़ होता है, डिफरेंशिएशन के टर्म्स यूज़ होते हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। तो आपने देखा कि मेंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो हम कर चुके हैं इसके, और हम आज एडवांस के क्वेश्चंस लेके आए हैं केमिकल काइनेटिक्स के। तो बच्चों आज का एपिसोड यहाँ से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जेई एडवांस के क्वेश्चंस जो इसमें पीवाईक्यूज भी हैं और साथ साथ कुछ बहुत ही अच्छे चुनिंदा क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस पूरी क्वेश्चंस के थ्रू, इस पूरी एपिसोड के थ्रू आपका पूरा चैप्टर थॉरोली बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, आज आते हैं काइनेटिक्स में और सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं काइनेटिक्स का। आपके सामने ये क्वेश्चन है, ध्यान से इस क्वेश्चन को आप देखिए। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू जस्ट सी दिस। बोल रहा है द रेशियो ऑफ टी हाफ इज टू T3/4, मतलब टी हाफ और T3/4 ऑफ अ रिएक्शन हैविंग ऑर्डर इक्वल टू n। एक ऐसी रिएक्शन जिसका ऑर्डर n है। हमने जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन पढ़ी है, बट एक कॉमन रिएक्शन है जिसका ऑर्डर n है। अब nth ऑर्डर की एक रिएक्शन और ये बोल दिया कि n डज नॉट इक्वल टू 1, मतलब n फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन नहीं है, इसके अलावा कोई और रिएक्शन हो सकती है बट वो फर्स्ट ऑर्डर की नहीं है। और एक और बात बोला कि यहाँ पे T3/4 है क्या? T3/4 इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू ड्रॉप टू 3/4 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ध्यान से समझिएगा, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नॉर्मली जो T3/4 है ये वो टाइम होता है जिसमें रिएक्शन 3/4 कंप्लीट हो जाती है, यानी कि 75% रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है एंड 25% बचती है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो T3/4 है ये वो टाइम है जिसमें फाइनल कंसंट्रेशन 3/4 टाइम्स हो गई है ना। मतलब आप ध्यान से पढ़िए कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ड्रॉप टू 3/4, यानी कि फाइनल 3/4 वो टाइम है जिसमें कंसंट्रेशन 3/4 हो जा रही है। अगर यही लिखा होता ड्रॉप बाई 3/4, है ना, तो ड्रॉप बाई 3/4 बोलता तो इसका मतलब 3/4 खत्म हो गया और 1/4 बचा। बट ये बोला ड्रॉप टू 3/4, यानी कि जो फाइनल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की है वो 3/4 है। इसका मतलब जब फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल की 3/4 बचेगी उस समय का जो टाइम है वो 3/4 है। और आपको बताना है कि ये आपके पास डेटा दिया है और इस डेटा के हिसाब से आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि डिपेंडेंट, यहां से ध्यान से देखिए, जो रेशियो है आपसे इस रेशियो के बारे में पूछा जा रहा है, राइट। अब बोला जा रहा है कि जो रेशियो है डिपेंडेंट ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन A0 एंड इक्वल टू दिस। दूसरा ऑप्शन है डिपेंडेंट ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन एंड इक्वल टू दिस। तीसरे ऑप्शन में बोला इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता एंड इक्वल टू दिस। एंड फोर्थ ऑप्शन है इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन एंड इक्वल टू दिस। ये तो आपको ये देखना है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। दैट मीन्स ये हुआ कि अगर हमें T1:2 T3/4 का रेशियो चाहिए, nth ऑर्डर की एक रिएक्शन है और n की वैल्यू 1 नहीं है, तो ये रेशियो अगर निकाल लें तो ये सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा, आपको देखना है कि रेशियो एग्जैक्टली क्या है, उसी रेशियो से आपको ऑप्शन मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारा टारगेट क्या है, हमारा जो टारगेट है वो निकालना है T1/4 इस टू T3/4, मतलब जब फाइनल कंसंट्रेशन 3/4 बचे तब, और जब फाइनल कंसंट्रेशन 1/2 हो जाए, दिस इज हाफ लाइफ पीरियड। आपको बेटा ये रेशियो निकालना है। रिएक्शन nth ऑर्डर की है, nth ऑर्डर की रिएक्शन है और बोला जा रहा है कि n 1 नहीं है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी रिएक्शन हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर कोई भी रिएक्शन nth ऑर्डर की है और उसका ऑर्डर 1 नहीं है
तो उसको कंप्लीट होने में टाइम कितना लगता है। अब जैसे मान लीजिए कोई भी रिएक्शन nth ऑर्डर की है, मान लीजिए कि सपोज एक रिएक्शन है A जिससे प्रोडक्ट बन रहा है और ये रिएक्शन जो है बेटा nth ऑर्डर की है, तो हम क्या करते हैं, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर हम मान लेते हैं कि इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन A है, उस समय 0 है और A को ही हम A नॉट बोलते हैं, दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन। और मान लेते हैं कि टाइम t पर जो है इसकी कंसंट्रेशन में चेंज x का हुआ A माइनस एक्स, तो ये बन गया x और A माइनस एक्स से कंसंट्रेशन एट टाइम t, ये टाइम t पर कंसंट्रेशन A माइनस एक्स और इनिशियल कंसंट्रेशन A नॉट। तो कोई भी रिएक्शन अगर nth ऑर्डर की है तो उसके लिए अगर आप रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं तो ये माइनस dA/dt और nth ऑर्डर के लिए रेट एक्सप्रेशन आपका बनेगा K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर n, ये आएगा। आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो इंटीग्रेशन ऑफ आप लिख सकते हैं माइनस dA/A की पावर n और यहां से हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ K dt। आपको इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करना है, आप सॉल्व करके आसानी से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और जब हम इस पूरे इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, अच्छा यहाँ पर ये A की पावर n है, इनिशियल कंसंट्रेशन A नॉट है एंड टाइम t पर जो कंसंट्रेशन है वो AT है ना। स्टार्टिंग का टाइम 0 है, जब टाइम 0 था तो कंसंट्रेशन A नॉट है और दूसरा टाइम t है। आपको इसे इंटीग्रेट करना है और जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करके फाइनली जो टाइम आएगा वो आप इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा ये फाइनल जो टाइम आएगा दैट इज व्हाट, यहां से आ जाएगा 1 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 अपॉन k n माइनस 1 और अंदर क्या बचेगा, दिस इज 1 अपॉन AT की पावर n माइनस 1 माइनस यहां से आएगा 1 अपॉन A नॉट की पावर n माइनस 1, यानी कि किसी भी nth ऑर्डर की रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसका ये फार्मूला होता है और ये इसका सोल्यूशन है। इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। मतलब कोई भी रिएक्शन nth ऑर्डर की है तो उसको कंप्लीट होने में टाइम ये लगता है और यहाँ पे ये फिक्स है कि n 1 नहीं होना चाहिए, n डज नॉट इक्वल टू 1। तो टाइम का एक्सप्रेशन आपको बच्चे मिल गया। अब टाइम का एक्सप्रेशन मिल गया, अब आपको क्या चाहिए, t1/2 इज टू t3/4। तो आपको रेशियो लेना है, बस यही सॉल्व करना है। तो दो केस, पहला आता है कंडीशन नंबर 1। कंडीशन 1 में आते हैं तो t1/2 ले लेते हैं, t हाफ, तो ये क्या होगा 1 अपॉन k, दिस इज व्हाट n माइनस 1। इसको सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन, अब t हाफ, जब हाफ लाइफ पीरियड, तो हाफ लाइफ पीरियड में कंसंट्रेशन इनिशियल की हाफ हो जाती, यानी कि टाइम t पर जो कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन A नॉट बाई 2 हो जाएगी और इसकी पावर पे क्या आएगा, दिस इज व्हाट n माइनस 1 माइनस ये क्या है 1 अपॉन A नॉट और A नॉट की पावर n माइनस 1। अब आपको बस इस एक्सप्रेशन को बेटा सॉल्व करना है। आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करिए तो वैल्यू कितनी होगी, t हाफ का एक्सप्रेशन आ जाएगा और बेटा कितना 1 अपॉन k, दिस इज n माइनस 1। अब आप चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो 2 की पावर n माइनस 1 है, ये ऊपर चला जाएगा तो ये होगा 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई दिस इज व्हाट A नॉट की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन यहाँ से भी A नॉट की पावर n माइनस 1 और इस तरह से एक एक्सप्रेशन बन गया t हाफ का। तो ये बन गया आपके पास एक इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, ये आपका बन गया t1/2। ठीक, दूसरा आपको निकालना t3/4। तो चलिए देखते हैं t3/4 के लिए एक्सप्रेशन क्या बनेगा। तो कंडीशन नंबर 2 पर आते हैं। अब आपको निकालना t3/4, तो फार्मूले में वैल्यू रखते हैं तो ये क्या आएगा 1 अपॉन k, राइट। और यहां से आपको एक्सप्रेशन मिलेगा क्या, ध्यान से देखिएगा, आपको इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। तो यहां से आ जाएगा बेटा t3/4, यहां से आएगा 1 अपॉन k एंड दिस इज व्हाट n माइनस 1 तो रहेगा ही, दिस इज n माइनस 1 और यहां से आप देखिए 1 अपॉन AT। अब टाइम t पर जो कंसंट्रेशन है वो 3/4 बच रही है, तो AT जो होगा दैट इज व्हाट, दिस इज व्हाट 3/4 ऑफ A नॉट, ये होगा 3/4 ऑफ A नॉट और इसकी पावर में जाएगा क्या n माइनस 1 माइनस यहां से 1 अपॉन A नॉट। उसी इक्वेशन को बस हमें सॉल्व कर लेना है बेटा। आप इसको सॉल्व कर लो, जब इसको सॉल्व करोगे तो बेटा ये वैल्यू कितनी मिलेगी, यहां से t3/4 आप इसको सॉल्व करो तो ये 1 अपॉन k एंड दिस इज व्हाट n माइनस 1, ये आ गया। अब आपको इसको सॉल्व करना है तो आप इसको बेटा अच्छी तरीके से सॉल्व कर लो तो ये वैल्यू कितनी होगी, यू कैन से दिस इज 1 अपॉन 3/4 की पावर n माइनस 1 इंटू A नॉट की पावर n माइनस 1, ये आ गया माइनस ये 1 अपॉन, यहाँ पे भी बेटा n माइनस 1 है तो यहाँ से A नॉट और A नॉट की पावर n माइनस 1 और ये एक्सप्रेशन आपका बन गया। ठीक है, तो और आपको मिल गया t3/4, तो दोनों इक्वेशन मिल गया, ये इक्वेशन नंबर बेटा 2 हो गया। अब आपको रेशियो निकालना है नाउ, तो आपको t1/2 इस टू t3/4 का रेशियो लेना है। तो रख दीजिए वैल्यू, t1/2 कितना आया था 1 अपॉन k n माइनस 1 और ये वैल्यू आप देखा अभी आपने सॉल्व किया था, ये वैल्यू आई थी 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन A नॉट की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन A नॉट की पावर n माइनस 1, ये आया था आपका t हाफ। सिमिलरली t3/4 की वैल्यू आपके सामने है तो दिस इज व्हाट 1 अपॉन k, ये होगा n माइनस 1 और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपके सामने लिखी है, दिस इज व्हाट 1 अपॉन 3/4 की पावर n माइनस 1,
यहां से क्या आएगा ए नॉट की पावर n माइनस वन माइनस यहां से 1 अपॉन ए नॉट की पावर n माइनस वन, और ये एक्सप्रेशन आपका बन गया। सारा एक्सप्रेशन सॉल्व कर सकते हो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म्स कॉमन है तो बेटा ये भी कैंसिल हो जाएगा। फाइनली अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक्सप्रेशन सॉल्व होके मिलेगा क्या, ऊपर मिलेगा 2 की पावर n माइनस वन ये मिलेगा, और नीचे आ पाओगे तो ये क्या मिलेगा, यहां से देखो 1 अपॉन 3/4 है, तो 3/4 है तो आप इसको अगर ऊपर ले जा सकते हो तो इसको लिख सकते हो 4/3, एंड दिस इज व्हाट 4/3 की पावर n माइनस वन, राइट, -1। तो एक्सप्रेशन आपको ये मिलेगा, और ये रेशियो आपका मिल गया। और ये रेशियो क्या है, T1/2 T3/4। तो इस रेशियो में अगर आप देखिए तो पहली बात इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि ये रेशियो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट नहीं होगा, इंडिपेंडेंट होगा। दूसरा ये रेशियो आ कितना रहा है, 2 की पावर n माइनस वन अपॉन 4/3 की पावर n माइनस वन। तो बस आपको ये चेक कर लेना है। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, और हमारा जो मेन क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या था वो देखिए। क्वेश्चन देखिए ये था आपका, ये रेशियो आपसे पूछ रहा है। तो पहली बात, डिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, गलत, रेशियो डिपेंड नहीं करता, ये भी डिपेंडेंट है तो ये भी गलत। अब ये दोनों में टर्म इंडिपेंडेंट है, अब दोनों में कोई एक सही हो सकता है, और उसमें आप देखिए कि रेशियो यही तो आ रहा है, ये वाला ऑप्शन आ रहा था, तो इसका मतलब डायरेक्टली कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड वाला सही होगा। और इस तरह से ये रेशियो इनिशियल कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होगा, और ये रेशियो कितना आएगा ये आपके सामने लिखा है। तो एक सिंपल nth ऑर्डर की रिएक्शन को लेकर सवाल बनाया गया। अब जनरली हम 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ते हैं, सेकंड ऑर्डर पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि जे एडवांस का सवाल है तो वो आपसे जानना चाहेगा कि आप इंटीग्रेट करके देखो कि nth ऑर्डर क्या है, और उसी को लेकर ये एक सिंपल सवाल बनाया गया। तो बेटा इक्वेशन आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि nth ऑर्डर की रिएक्शन के लिए इक्वेशन क्या था, तो एक जनरलाइज्ड इक्वेशन है और उसको लेकर बेटा ये सवाल बनाया गया। तो ये पहला क्वेश्चन था जिसमें ऑर्डर की बात की गई, nth ऑर्डर की रिएक्शन की हमने बात की। नाउ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा, और अब हम आपको ले चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा आपके सामने ये है, और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है, फॉर अ गैसियस फेज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट, एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। रिएक्शन कौन सी है वो आपके सामने लिखी है, लिख लेते हैं। रिएक्शन क्या है, 4A एंड दिस गिव्स B, ये भी गैस है, A भी गैस है, एंड इट गिव्स 6C एंड वो भी गैस है, और इसका रेट कांस्टेंट K दिया है। ठीक है, आपसे बोल रहा है द रेट कांस्टेंट इज गिवन बाय, इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दिया है, ध्यान से देखिएगा। बोला इस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है K, उसकी वैल्यू है 1 अपॉन P इंटू T। ठीक है, दिस इज ln, यहां से दिया Q P नॉट अपॉन R P नॉट माइनस S PT, ये दिया है, ये वैल्यू दी है। When expressed in simplest whole number where P naught is the initial pressure, P naught इनिशियल प्रेशर है, मतलब ये जो चीज आपको दिख रही है ये इनिशियल प्रेशर है। ठीक है, ये इनिशियल प्रेशर है, और A एंड PT इज द टोटल प्रेशर। PT क्या, ये वाला PT जो दिख रहा है ये क्या है, टोटल प्रेशर है, दिस इज द टोटल प्रेशर। ठीक है, ये टोटल प्रेशर। तो अब आपको बताना क्या है, एट एनी टाइम T रिपोर्ट द वैल्यू ऑफ R प्लस S माइनस P प्लस Q, यानी कि आपको बताना R प्लस S, ये R ये S, R प्लस S बताना है, माइनस P प्लस Q, P ये वाला, ये P, ये प्रेशर नहीं है, ये कोफिशिएंट है टाइम का P, प्लस आपको ये बताना है Q। आपको बोल रहा है कि बताओ ये वैल्यू कितनी होंगे। ठीक, सवाल वही है, सवाल में बेसिक क्लियर होना चाहिए आपका। डे एडवांस के सवाल में चीजों को थोड़ा लेंथी कर दिया जाता है तो वही चीज है, तो सिंपल सा केस, पर थोड़ा सा उसको बनाया गया। ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू है, आपसे बोल रहा है रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है, तो फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की वैल्यू देखो सबसे पहले क्या होती है। अब एक जनरल बच्चे गलती करते हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट वो क्या पढ़े होते हैं मैं आपको बताता हूं। जनरली वो K बराबर फार्मूला पढ़ते हैं 1/T ln, ये नॉर्मली A अपॉन A माइनस X, ये होता है, जहां A इनिशियल कंसंट्रेशन है, A माइनस X कंसंट्रेशन है टाइम T, फार्मूला ये पढ़ते हैं, और T का कोफिशिएंट 1 होता है। लेकिन ये फार्मूला तब सही होता है जब एक कॉमन रिएक्शन हो जिसमें A से B बन रहा हो। सपोज यहां पे A का कोफिशिएंट 1 है, ये तब सही होता है जब कोफिशिएंट 1 हो, इसका रेट कांस्टेंट अगर K है, स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन A है, बाद में ये कंसंट्रेशन A माइनस X और ये X हो रही है। तो आप इसके लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं क्या, माइनस DA/dt, अगर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो आप लिखते हैं DA/dt एंड दिस इज व्हाट K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम T, ये होता है। इसको सॉल्व करते हैं तो A माइनस X आ जाता है, और यही एक्सप्रेशन यहां पर बेटा बन जाता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप इनिशियल कंसंट्रेशन को A नॉट कह सकते हैं और कंसंट्रेशन एट टाइम T को AT कह सकते हैं। ये तो जब इसको इंटीग्रेट करके आप सॉल्व करते हो तो ये एक्सप्रेशन आता है। लेकिन बेटा ये एक्सप्रेशन तब आता है जब
रिएक्टेंट जो आपको दिख रहा है, ये जो ए दिख रहा है, इसका कोफिशिएंट 1 हो तब। लेकिन ध्यान से देखो, यहाँ कोफिशिएंट 1 नहीं है बेटा, यहाँ कोफिशिएंट 4 है। इसलिए ये एक्सप्रेशन मत लगाना। ये एक्सप्रेशन तब लगता है जब ए का कोफिशिएंट 1 होता है और यहाँ कोफिशिएंट क्या है, 4 है। तो हम उसके लिए इसको सॉल्व करेंगे बेटा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे और रेट कांस्टेंट की वैल्यू से पी क्यू आर एस सारी वैल्यू हमें पता चल जाएगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि एक शॉर्ट ट्रिक तो बेटा ये होती है कि जो कोफिशिएंट है वो यहाँ आता है, टी के पहले कोफिशिएंट आता है। जब कोफिशिएंट 1 है जैसे इसमें, तो टी के पहले यहाँ 1 आया, बट अगर 4 होता तो यहाँ 4t आता। बट हम इसको सॉल्व करके देखते हैं और तब हम इस वैल्यू को निकालते हैं। तो हमारे पास रिएक्शन है 4a विच गिव्स b + 6c। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 4a एंड ये क्या है, इसका रेट कांस्टेंट k है और ये क्या दे रहा है b + 6c। ये बन रहा है, ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है। हमें इसके रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो चलिए मानते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं सपोज, अच्छा एक और चीज कि यहाँ पर चीजों को प्रेशर के टर्म्स में लिया, हमने यहाँ कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखा था। अगर आपको प्रेशर के टर्म्स में लिखना होता तो 1/T ये होता ln, a की जगह इनिशियल प्रेशर P0 ये होता P0 और x की जगह चेंज इन प्रेशर ये आता P। प्रेशर के टर्म्स में एक्सप्रेशन ये होता, लेकिन ये एक्सप्रेशन तभी होता जब a का कोफिशिएंट 1 होता। यहाँ 1 नहीं है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। रटना क्या है, एडवांस के लिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, तो हम इसको रटेंगे नहीं। अब यहाँ से देखो, सबसे पहले क्योंकि ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में जब टाइम 0 है, टाइम t बराबर 0 पर इसका प्रेशर P0 है, उस समय इसका प्रेशर 0 और ये 0 था, राइट। दूसरा केस, टाइम t पर जब टाइम एक t आया, वहां पर इसके प्रेशर में कुछ चेंज आया। द प्रेशर में चेंज क्या है, P0 माइनस कोफिशिएंट है 4, तो दिस इज 4p। चेंज इन प्रेशर स्मॉल p का है, तो कोफिशिएंट 4 है, तो दिस विल बी द 4p। यहाँ पे क्या होगा, दिस इज p एंड दिस इज व्हाट 6p, ये राइट। ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर क्या है, टाइम t पर, अब यहाँ पे डेटा देखिए, इसमें दो बातें की गई हैं। इनिशियल प्रेशर P0 है, टाइम t पर प्रेशर Pt है, दो ही डेटा दिया है। तो हम टाइम t पर प्रेशर निकालेंगे। तो आप यहां से देखिए बेटा, तो यहां पे जो टाइम t पर बेटा प्रेशर आएगा P टोटल वो होगा क्या, A का प्रेशर प्लस B का प्रेशर प्लस C का प्रेशर, तीनों को ऐड करोगे तो दिस इंप्लाइज PT बराबर क्या होगा, A का प्रेशर कितना है, दिस इज P0 माइनस 4p, है ना। B का प्रेशर कितना है, ध्यान से देखिए, जो B का प्रेशर है दिस इज द P, और यहां से C का प्रेशर है 6p, है ना। आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो बेटा ये 7p और ये 4p 3p बचेगा, और इस तरह से आपको p की वैल्यू बेटा कितनी मिल जाएगी, pt माइनस P0 डिवाइडेड बाई 3। ये है आपका p, ये है आपका p। एक चीज तो ये, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर आप इसका रेट एक्सप्रेशन लिखो, एक तो ये पॉइंट हो गया, इनिशियल प्रेशर P0 है। दूसरा, अगर आप इसका रेट एक्सपेंशन लिखो तो देखो, आप ध्यान से देखना, अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन A के टर्म्स में लिखूं, ध्यान से समझिएगा, अगर A के टर्म्स में रिएक्शन का रेट लिखा जाए तो A के टर्म्स में जो रिएक्शन का रेट आएगा R, वो आएगा -1/4 dA/dt। ध्यान से देखिए, -1/4 dA/dt होगा बेटा, ये बात समझनी पड़ेगी आपको, -1/4 dA/dt। और ये रेट कितना होगा, दिस इज K into concentration of A, and this is what, this is -1/4 dA/dt। तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं बेटा, तो यहां से -dA/dt जो आएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए पर यूनिट टाइम, वो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, तो 4 टाइम्स ऑफ K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4K हो जाएगा, रेट कांस्टेंट K नहीं, अब 4K हो जाएगा, क्योंकि 4 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करो, इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करके सॉल्व करो, जैसे इसको भी इंटीग्रेट कर दिया, या आप एक काम करो कि अगर यहां से इंटीग्रेशन नहीं करना तो इसको और सॉल्व कर लो, तो आप इसको लिख सकते हो माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dA अपॉन A, ये आ जाएगा, और ये क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ K dt, है ना। यहां से देखो, अब यहां पे आप इसको सॉल्व, लेकिन K, अब K नहीं बचा, K कितना होगा, 4K होगा, तो दिस इज व्हाट 4K dt। अब यहाँ पे जब टाइम 0 है तो ये कंसंट्रेशन को आप A मान सकते हो, और जब टाइम t है उस समय कंसंट्रेशन A माइनस x हो जा रही है। ये आप इसको सॉल्व करोगे, लिमिट लेके सॉल्व करो। जब लिमिट लेके इसको सॉल्व करोगे तो बेटा सॉल्व करने के टाइम का फार्मूला ये 1/k की जगह 1/4k हो जाएगा, और बाकी ये ln A अपॉन A माइनस x होगा, यानी कि एक्सप्रेशन ये बनेगा। ध्यान से देखिए, कोफिशिएंट क्योंकि 4 है तो ये k नहीं बचेगा, ये 4k हो जाएगा। ये इंटीग्रेट करके सॉल्व करोगे, एक्सप्रेशन बेटा यही आएगा। और अगर आप इसको प्रेशर के टर्म्स में लिखो, ध्यान से देखो, ये तो प्रेशर के टर्म्स में एक्सप्रेशन आ जाएगा T बराबर 1/4K। ध्यान से देखना, 4/K ln A इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन की जगह इनिशियल प्रेशर लिखोगे P0 अपॉन A P0 माइनस x क्या है, x है चेंज इन कंसंट्रेशन, तो यहां क्या लिखोगे, चेंज इन प्रेशर। और चेंज इन प्रेशर कितना दिख रहा है, यहां से देखो, चेंज इन प्रेशर इज 4p, तो यहां से एक्सप्रेशन x की जगह क्या लिखोगे, 4p। ये आ गया, सिंपल। तो टाइम का एक्सप्रेशन ये बचेगा 1/4K ln P0 अपॉन P0 माइनस 4p। अब ये एक्सप्रेशन आपको मिल गया।
आपको कुछ नहीं करना, ये मिल गया। अब इस एक्सप्रेशन में आपको ये p की वैल्यू, ध्यान से देखो, जो एक्सप्रेशन है आपका उसमें स्मॉल p नहीं आ रहा, देखो जो सवाल कह रहा है उसमें p टोटल और p नॉट है, तो हमें स्मॉल p को p टोटल से रिप्लेस करना पड़ेगा। दैट्स वाई हमने ये वाला एक्सप्रेशन बनाया, ये वाला। अब आप ध्यान से देखो, ये बना, स्मॉल p की वैल्यू पता है, इस स्मॉल p की वैल्यू को उठा के यहां पे रख देनी है, बस यही सवाल है। स्मॉल p कितना आ रहा है, pt माइनस पी नॉट बाई 3, और यहां से t कितना आ रहा है 1/4 k, या k कितना हो जाएगा 1/4t। दिस इज ln p नॉट अपॉन p नॉट माइनस 4p, बस इस वैल्यू को ही तो रखना है। तो चलो आपको दिखाते हैं। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, k बराबर 1/4t, ध्यान से देखना 1/4t ln, ये ऊपर क्या है बेटा p नॉट, ठीक है, नीचे क्या है p नॉट माइनस क्या है 4p, ठीक है, और p की वैल्यू आपने निकाली है, कितना आ रहा है p की वैल्यू, देखो pt माइनस पी नॉट बाई 3, उठा के रख दो। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से इसको सॉल्व करो तो ये आएगा 1/k4t, दिस इज ln, यहां से p नॉट अपॉन, यहां से क्या है p नॉट माइनस 4, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, pt माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाई 3, ये वैल्यू आ रही है, इसको सॉल्व करना है। यही आपका सवाल है, इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व कर लो। तो k बराबर एक्सप्रेशन क्या बन गया, 1/4t ln, यहां से 3 एलसीएम लोगे ऊपर चला जाएगा 3p नॉट, ठीक, इधर लोगे एलसीएम 3p नॉट और इधर ये 4p नॉट, यानी कि 7p नॉट, माइनस क्या बचेगा 4pt, और इस तरह से ये पूरा एक्सप्रेशन बन गया। ये आ गया k का एक्सप्रेशन, राइट। और यही एक्सप्रेशन देखो किस फॉर्म में दिया था, ये k का एक्सप्रेशन इस फॉर्म में दिया है। यहां से देखो k बराबर 1/pt ln qp नॉट rp नॉट माइनस spt, ये सॉल्व करना। तो चलो देखते हैं, ये एक्सप्रेशन जो है वो इस तरह से लिखा है, 1/pt ये लिखा है ln, ठीक है, फिर ये वैल्यू क्या है qp नॉट अपॉन ये वैल्यू कितनी है rp नॉट माइनस ये वैल्यू कितनी spt, यही इक्वेशन है, आप देख लो ध्यान से, यही था, ये देखो ये इक्वेशन। और पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है r प्लस एस माइनस पी प्लस क्यू, तो r प्लस एस माइनस पी प्लस क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए देखते हैं, ये आ गया एक्सप्रेशन। अब यहां से r s p और q देख लो, तो देखो यहां से r कितना आ रहा है, r कंपेयर करो, r कहां है, ये r है 7, r है 7, ठीक है, p कितना आ रहा है, p देखो यहां से कंपेयर करो, p कितना आ रहा है 4, ये आ रहा है, q कंपेयर करो, q कितना आ रहा है 3, s कंपेयर करो, s कितना आ रहा है 4, ये आ रहा है, सारी वैल्यू मिल गई। आपका टारगेट क्या था, r प्लस पी माइनस क्यू प्लस एस निकालना। योर टारगेट इज फाइंडिंग आउट द r प्लस पी माइनस क्यू प्लस एस, ये वैल्यू आपको निकालनी है, राइट। तो चलो देखते हैं, r कितना आ रहा है 7, p कितना आ रहा है 4, माइनस क्यू कितना आ रहा है 3, s कितना आ रहा है 4, इसको सॉल्व करो, वैल्यू कितनी आ गई 4, यानी कि यही आपका फाइनल आंसर है, दिस विल बी 4। और इस तरह से देख लो आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन प्रेशर के टर्म्स में, कितना बढ़िया सवाल है। कोफिशिएंट को देखना, प्रेशर के टर्म्स में एक्सप्रेशन लाना, क्या होगा प्रेशर के टर्म्स में एक्सप्रेशन, जब प्रेशर दिया होता है कंसंट्रेशन की जगह जब प्रेशर दिया होता है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, उसको लेकर ये सवाल बनाया गया। और इस तरह से एक इंटीजर टाइप का क्वेश्चन बन गया कि जो फाइनल आंसर है वो आपका 4 आ रहा है। तो ये बेटा हमारा दूसरा क्वेश्चन था। कई सारी बातें हैं जो समझनी है, कोफिशिएंट को ध्यान रखना है, रेट एक्सप्रेशन को समझना है, तभी ये सवाल लग पाएगा। तो बेटा ये क्वेश्चन है, और अब मैं आपको ले चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसी केमिकल काइनेटिक्स के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा ले चलता हूं आपको। तो चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। तो आपके सामने ये है बच्चों अगला क्वेश्चन। तो ये देखो भैया, बहुत बढ़िया सवाल आ गया पैरेलल रिएक्शन का। वही सवाल लिया है मैंने जिसमें बच्चों को परेशानी होती है, बाकी तो फर्स्ट ऑर्डर के सवाल तो पता ही है, t बराबर 2.303 बाई k log a अपॉन a माइनस x। तो क्वेश्चन से आप कुछ सीख पाएं, वही सवाल आपने सिलेक्ट किया है। और इस सीरीज का पूरा एम भी वही है कि बहुत अच्छे सवाल आपके सामने लाए जाएं। तो ये जो सवाल आप देखिए ध्यान से, एक पैरेलल रिएक्शन का सवाल है, जैसा कि ये दिख रहा है पैरेलल रिएक्शन है ना, पैरेलल रिएक्शन का सवाल है। आप देखिए, आपने पढ़ा होगा पैरेलल रिएक्शन, थोड़ा सा भी मैं आपको समझा भी दूंगा, बट सवाल को पढ़िए पहले क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग गिवन पैरेलल रिएक्शन। एक पैरेलल रिएक्शन दी है ये आपके सामने। द रिएक्शन इनिशियली स्टार्ट विद 20 मोल ऑफ ए। शुरुआत में ए के 20 मोल दिए, राइट। इसके 20 मोल्स स्टार्टिंग में दिए हैं, दिस इज 20 मोल्स इन 1 लीटर का फ्लास्क, यानी कि फ्लास्क 1 लीटर का है तो कंसंट्रेशन 20 मोल पर लीटर आ जाएगी। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, यूज ln2 इज इक्वल टू 0.7 लेना है, ln2 की वैल्यू को 0.7 लेके सॉल्व करना है, ठीक है। पैरेलल रिएक्शन है, a से 3b बन रहा है, इसका रेट कांस्टेंट इस स्टेप के लिए ये है और इस स्टेप के लिए रेट कांस्टेंट बेटा ये है। यहाँ पे बोला ओवरऑल हाफ लाइफ इज 10 मिनट। सबसे पहले आपको ओवरऑल हाफ लाइफ निकालनी पड़ेगी कि क्या 10 मिनट आ रहा है। अच्छा, ये आपको देखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत क्या है। तो भैया गलत चेक करना है,
तो चारों चेक करना पड़ेगा, तब पता चलेगा सही कौन है गलत कौन है। पहली चीज बोला ओवरऑल हाफ लाइफ कितनी है 10 मिनट, देखना पड़ेगा। आफ्टर 20 मिनट बी और सी की कंसंट्रेशन 0.6 बचेगी, यानी कि बोला 20 मिनट के बाद बी और सी की कंसंट्रेशन ये बचेगी, है ना। कंसंट्रेशन ऑफ बी इज टू कंसंट्रेशन ऑफ सी की वैल्यू 0.6 होगी, तो ये आपको रेशियो निकालना पड़ेगा 20 मिनट बाद क्या बचेगा, राइट। फिर बोला कि व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी फॉर्म इन द रिएक्शन आफ्टर टाइम टी इज 6 मोल, अगर एक टाइम टी के बाद बी के कितने मोल्स बन रहे हैं, बी के कितने मोल्स बन रहे हैं 6 मोल बन रहे हैं, देन मोल्स ऑफ ए लेफ्ट इन द वेसल इज 14 मोल, तो ए जो बनेगा ए कितना बचेगा, बोला ए 14 मोल बचेगा, ये देखना पड़ेगा क्या ऐसा हो रहा है। और चौथा में बोल रहा है कि आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम इंटरवल, इसका मतलब टी टेंड्स टू इनफाइनाइट पे जा रहा है। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम इंटरवल द टोटल मोल्स इन द वेसल इज 45.71, मतलब इनफाइनाइट टाइम, जब टाइम इनफाइनाइट पे टेंस कर रहा है तो बोल रहा है कि जो टोटल मोल्स बनेंगे वो 45.71 मोल्स बनेंगे। क्या ये सही है, ये आपको चेक करना पड़ेगा कि इनफाइनाइट टाइम पर टोटल कितने मोल्स बनने वाले हैं। तो टोटल मोल का मतलब बी के मोल्स निकालना पड़ेगा, सी के निकालना पड़ेगा, ए के निकालना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, जोड़ने के बाद चेक करना पड़ेगा कि क्या 45.7 बना रहा है, और अगर आ रहा है तो आपका आंसर सही होगा। तो कुल मिला के ये पूरे क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत ढंग से सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत सही तरीके से बेटा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात ओवरऑल हाफ लाइफ की बात कर रहा, तो चलो मैं आपको थोड़ा सा पैरेलल रिएक्शन का पहले आइडिया दे दूं, तब आप चीजों को समझ पाओगे कि पैरेलल रिएक्शन में क्या है, क्योंकि सवाल भी तभी लगेगा। तो देखो होता क्या है, जैसे कोई पैरेलल रिएक्शन है तो एक ही रिएक्टेंट से पैरेलली दो अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे होते हैं, दो अलग अलग रेट से बन रहे होते हैं, है ना। जैसे एक नॉर्मल रिएक्शन में प्रोडक्ट एक ही रेट से बन रहा होता है, लेकिन पैरेलल रिएक्शन में क्या होता है, दो अलग अलग रेट कांस्टेंट, जैसे इसके लिए रेट कांस्टेंट K1 है, इसके लिए रेट कांस्टेंट K2 है, इसका रेट कांस्टेंट 2 × 10⁻², मिनट इनवर्स दिया है, ये सवाल में दिया है मिनट इनवर्स। इससे पता चल गया कि रेट कांस्टेंट की यूनिट मिनट इनवर्स है, मतलब ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की, इस पाथ के लिए रिएक्शन बेटा फर्स्ट ऑर्डर की, ऐसा बोल रहा है, फर्स्ट ऑर्डर की, है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर। सिमिलरली यहाँ पे K2 दिया है और K2 की वैल्यू भी है 5 × 10⁻² मिनट इनवर्स, यानी कि इसके लिए भी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की ही है। हालांकि अगर हम अभी कोई वैल्यू ना ले, अभी मान लो कि वैल्यू नहीं लेते हैं, वैल्यू ना ले तो भी हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे, बट दोनों के लिए रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है ऐसा माना जा रहा है, ठीक है। तो मान लो जैसे एक जनरलाइज एक्सप्रेशन क्या होता है ये समझो, जैसे मान लो कि A है, A से बन रहा है B, N1 मोल्स ऑफ B बन रहा है, और सिमिलरली M1 मोल्स ऑफ C बन रहा है, या A से N मोल्स ऑफ B बन रहा है और M मोल्स ऑफ C बन रहा है, ये मान लेते हैं अपन, ध्यान से समझिएगा। स्टार्टिंग में टाइम t बराबर 0 पर अगर इसकी कंसंट्रेशन A है, A को हम A0 मान लेते हैं, A0, तो टाइम t बराबर t पर इसकी कंसंट्रेशन बेटा A-x है, A-x को हम A एट टाइम t मान लेते हैं। तो अब ध्यान से सुनना बेटा, इसका x खत्म हुआ तो इसका ऐसा नहीं nx बनेगा, नो, इसका जो x खत्म हुआ ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, उसमें से कुछ b बनेगा और कुछ c बनेगा, ध्यान से समझिएगा, कुछ b बनेगा और कुछ c बनेगा, और मान लेते हैं कि b के y मोल्स बन रहे हैं और c के z मोल्स बन रहे हैं, तो y प्लस z का सम होगा x, क्योंकि x दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। जैसे एक नॉर्मल रिएक्शन होती है, जैसे मान लो एक नॉर्मल रिएक्शन होती है, सिंपल रिएक्शन, जैसे a से b प्लस c बनता, तो शुरुआत में अगर ये a होता, ये 0 0, तो ये अगर a-x होता तो ये भी x बनता और ये भी x बनता, ये एक नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि दोनों के लिए रेट कांस्टेंट एक ही है, इसलिए अमाउंट उसी हिसाब से बनेगा। अगर मान लो ये कोफिशिएंट 2 होता, ये कोफिशिएंट 3 होता, तो ये 3x बनता, ये 2x बनता, है ना, क्योंकि दोनों के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम है। लेकिन पैरेलल रिएक्शन में ऐसा नहीं है कि तुमने इसको x खत्म किया तो इसको तुम लिख लो n1x और इसको लिख दो m2x, नो, इसके इसी x को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, कुछ y बनेगा और कुछ z बनेगा। एंड दिस इज वेरी क्लियर कि जो x होगा वो y प्लस z के सम के बराबर होगा बेटा, x इज द सम ऑफ y प्लस z, ये दोनों के सम के बराबर होगा x, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, मतलब जितना मोल डिकम्पोज होता है वो y प्लस z दोनों के मोल के सम के बराबर होगा। तो ये चीज बहुत ध्यान से आपको समझनी पड़ेगी कि कितने कितने मोल, और ये पैरेलल रिएक्शन का केस होता है बेटा। अब जो पैरेलल रिएक्शन होती है उसके लिए कुछ रिजल्ट्स आप समझो, डेराइव कर सकते हैं अपन, लेकिन कुछ रिजल्ट्स है जिसको आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात, कोई भी जब पैरेलल रिएक्शन होती है तो फॉर रिजल्ट नंबर 1, क्योंकि रेट कांस्टेंट K1 भी होता है और K2 भी होता है, तो पैरेलल रिएक्शन का जो रेट होता है dA/dt, ध्यान से समझना, जो dA/dt होता है वो होता है नेट रेट कांस्टेंट K1 प्लस K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t, ये होता है रेट, नेट रेट कांस्टेंट K1 प्लस K2 होता है,
ये होता है पैरेलल रिएक्शन के लिए, और ये तब जब ये फर्स्ट ऑर्डर की, अगर nth ऑर्डर की होती तो पावर में n चला जाता। हमने फर्स्ट ऑर्डर माना है क्योंकि ये भी मिनट इनवर्स है, ये भी मिनट इनवर्स है, तो सबसे पहली बात आपको ये समझना है। पॉइंट नंबर 2, इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हो, है ना, तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये k नेट है, नेट रेट कांस्टेंट, k नेट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम t, ये तो नेट रेट कांस्टेंट इस रिएक्शन का k1 प्लस k2 होता है। दूसरा पॉइंट सुनो, ये माइनस da/dt है ना, माइनस da/dt इज इक्वल टू, आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, आप इसको इंटीग्रेट करो बेटा, तो ये माइनस da अपॉन ये कितना आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू, ये आ जाएगा k, और यहां से क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, यहां से आपका k कितना है, k नेट है k1 प्लस k2। ये समझना है कि जो k है वो है k नेट है, दिस इज k नेट, और ये क्या हो गया, दिस इज dt, ये आ गया, ये समझना पड़ेगा। और सिमिलरली जब टाइम 0 है तो ये कंसंट्रेशन a नॉट है, और जब टाइम t है तो ये कंसंट्रेशन at है। तो इसको सॉल्व करोगे ये फर्स्ट ऑर्डर की तरह ही चलेगा, लेकिन फर्क क्या आएगा कि जब यहां से सॉल्व करोगे तो टाइम का जो फार्मूला बनेगा बेटा वो बनेगा 1/k, और k क्या होगा, k1 प्लस k2, ये समझना ध्यान से, 1/k1 प्लस k2 होगा, नेट रेट कांस्टेंट होगा, जैसे फर्स्ट ऑर्डर में k होता है, यहाँ k1 प्लस k2, और यहां से सिंपली ln, यहां से क्या, a अपॉन a माइनस एक्स, यानी कि a नॉट अपॉन at, और आपका बेटा एक्सप्रेशन ये बनता है, यानी कि टाइम जो है आपका ये लगता है। इसी को हम a नॉट को क्या लिखते हैं, a लिखते हैं, और a2 को हम क्या लिखते हैं, a माइनस एक्स लिखते हैं। तो ये होता है टाइम, ये पैरेलल रिएक्शन को कंप्लीट होने में लगा टाइम, और तब जब दोनों तरफ ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की होगी तब लगेगा, nth ऑर्डर की होती तो पावर पे n हो जाता। पॉइंट नंबर 3, तीसरा पॉइंट, इस रिएक्शन का जो हाफ लाइफ है, t हाफ, नॉर्मली आप पढ़ते क्या है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ln 2/k होता है, तो यहां से होगा ln 2, बट k की जगह k नेट होगा, और k नेट होगा, इसका मतलब दिस इज ln 2 अपॉन k1 प्लस k2। तो इसका जो हाफ लाइफ उसका फार्मूला ये होगा, जो सवाल में पहला ऑप्शन था वो यही था बेटा, हाफ लाइफ, तो ln 2/k1 प्लस k2, तो दिस इज द हाफ लाइफ। देखो ध्यान से, पहला ऑप्शन क्या पूछ रहा है, ये ओवरऑल हाफ लाइफ इज 10 मिनट, तो आप देख सकते हो इसको, ओवरऑल हाफ लाइफ निकाल लो, ये याद रखना कि हाफ लाइफ ये होता है। तो यहां से हाफ लाइफ निकालते हैं, t हाफ इज इक्वल टू, बेटा ln 2 की डायरेक्ट वैल्यू 0.7 दे दिया है, एंड नाउ k1 प्लस k2 को जरा देखो, k1 आपका ये है, k2 आपका ये है, आप दोनों को ऐड कर दो तो 5 + 2 7, ये कितना आएगा, 7 × 10 की पावर -2, इसको सॉल्व करो तो ये वैल्यू ऊपर चला जाएगा, है ना, 70/7 यानी कि 10, यानी कि डायरेक्ट t हाफ कितना आ गया बेटा, t हाफ डायरेक्ट 10 आ गया, यानी कि दूसरा ऑप्शन जो पहला ऑप्शन था, क्या ऑप्शन था, ध्यान से देखो, t हाफ ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन इज 10 मिनट, ये वाला ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है। तो टी हाफ आपको याद रखना है कि पैरेलल रिएक्शन के लिए डेराइव भी कर सकते हो, आप डेराइव करके देखो बेटा, यहाँ पे आप डेराइव कर सकते हो, ये डेरिवेशन है आपके सामने, टी हाफ रखना है तो इसको at को a0/2 कर दो, सॉल्व कर दो, यही एक्सप्रेशन बन जाएगा, ये तुम्हारा आ गया टी हाफ, ln 2/k1 प्लस k2 होगा, और ये वैल्यू 10 है, तो ये दूसरा ऑप्शन तो बेटा सही है। अब आते पॉइंट नंबर 3 पर, तीसरा पॉइंट ध्यान से देखो, B की कंसंट्रेशन और C की कंसंट्रेशन कितनी होगी, ये भी पैरेलल रिएक्शन को आप इसको सॉल्व करोगे, रिजल्ट निकालोगे, डायरेक्ट रिजल्ट आएगा, लेकिन आपको सॉल्व करने में टाइम लगेगा, बहुत सारा टाइम लगेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो कुछ रिजल्ट्स बता रहा हूं, उस पर फोकस कर लो, तुम्हारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। जैसे टाइम, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर अगर B की कंसंट्रेशन निकालनी है, कंसंट्रेशन ऑफ B एट एनी टाइम t, तो डायरेक्ट फार्मूला है, जो भी कोफिशिएंट है, यहाँ पे देखो सवाल में, यहाँ से जैसे इसका कोफिशिएंट n1 है, तो जो भी कोफिशिएंट है वो लेकर चलेंगे, दिस इज n1k, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये वैल्यू होगी n1k1, मतलब जो भी रेट कांस्टेंट इसका कितना है k1, तो n1k1 अपॉन नेट रेट कांस्टेंट k1 प्लस k2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ a नॉट, मतलब रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन, इनटू 1 माइनस e की पावर माइनस k1 प्लस k2 इनटू t, ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ B एट एनी टाइम t। अब इतना बड़ा डेरिवेशन आप लाओगे, सॉल्व करोगे तो आएगा यही, बट रिजल्ट याद रखो, दिस इज द बेस्ट पार्ट, आप रिजल्ट याद रखो। सिमिलरली कंसंट्रेशन ऑफ C निकालना है टाइम t, तो आप यहां पे C का कोफिशिएंट देखो m1 है और रेट कांस्टेंट k2 है, तो फार्मूला बनेगा m1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, सेम अब तो सेम आएगा, इनटू यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट, और यहां से दिस इज 1 माइनस e की पावर, ये आ जाएगा, और 1 माइनस e की पावर सेम रिजल्ट है, दिस इज व्हाट k1 प्लस k2 इनटू t, और आपको ये सेम फार्मूला मिल जाएगा। तो ये B और C की कंसंट्रेशन आ जाएगी, और आप सोचो कि अगर दोनों का रेशियो लेना है, सवाल में देखो अगर दोनों का रेशियो लेना है तो कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C का रेशियो देखो सब कट जाएगा, और सीधा सीधा बनेगा n1k1 अपॉन m1k2, और ये डायरेक्ट एक रिलेशन आएगा B और C की कंसंट्रेशन का रेशियो, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू पूछेगा तो आपके पास ये होगा, और अगर रेशियो पूछा तो बहुत सिंपल, n1k1
M1K2। चलो देखते हैं कितना आएगा, यहां से देखो इसको सॉल्व करते हैं। N1K1 चलो देखते हैं N1 कितना है, सवाल में देखो, मेन सवाल में आओ, ये यहां से देखो N1 3 है और M1 2 है, मेन सवाल में देखो ये है, समझ में आया? N1 3 है और M1 2 है, तो आप वहां पे जाओ, वहां पे चलते, देखो यहाँ पे N1 3 है तो 3K1 और M1 2 है तो 2K2 और K1 K2 की वैल्यू रख दो। वैल्यू दिया है 3, K1 की वैल्यू कितनी 2 × 10⁻² और 2 और K2 की वैल्यू कितनी 5 × 10⁻²। सॉल्व करो, वैल्यू कितनी आ रही 0.6 आ रही। इसका मतलब है कि B और C की कंसंट्रेशन का रेशियो 0.6 होगा, सीधा सवाल। और सुनो, अगर कोफिशिएंट B और C का कोफिशिएंट 1 होता तो बेटा ये भी 1 होता, ये भी 1 हो जाता, तो डायरेक्ट K1/K2 होता। जेई मेन के सवाल में कोफिशिएंट 1 रहता है, तो बच्चों को बच्चे यही याद कर लेते हैं कि B और C का कंसंट्रेशन रेशियो K1/K2 होगा, लेकिन तब होगा जब दोनों का कोफिशिएंट बेटा 1 होगा। अगर कोफिशिएंट है तो कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग सवाल लगाना है और वैल्यू आपको मिलेगी 0.6। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में कि B और C की कंसंट्रेशन का रेशियो 0.6 है। तो चलो ऑप्शन चेक करते हैं कि आ रहा है क्या। यहां से देखो, आफ्टर 20 मिनट किसी भी टाइम पर बी और सी की कंसंट्रेशन का रेशियो 0.6 है, बिल्कुल सही वही आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये सेकंड ऑप्शन भी बेटा करेक्ट होगा, सेकंड ऑप्शन भी बिल्कुल सही होगा, सेकंड भी सही है। नाउ ऑप्शन नंबर 3 चेक करते हैं, ठीक है। अब ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। जैसे आप देखो यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे देखो आपने इसको सॉल्व किया, ये पूरा एक्सप्रेशन आपके सामने बना, ये पूरी एक पर्टिकुलर रिएक्शन बन गई, है ना। और आप बहुत आसानी से, और ये एक तरह से फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन ही है बेटा, कुछ स्पेशल नहीं है। आप इसी एक्सप्रेशन को सॉल्व भी कर सकते हैं, टाइम टी पर कंसंट्रेशन का फार्मूला लगा सकते हैं। आप इसी को देखो तो यहाँ से कंसंट्रेशन एट टाइम टी निकाल सकते हो, एटी का डायरेक्ट फार्मूला बन जाएगा A0 e⁻−kt पढ़ते हो फर्स्ट ऑर्डर के लिए, n बराबर n0 e⁻−kt पढ़ते हो, बट k यहाँ पे क्या है K1 + K2 है, तो बस आपको यही कर देना है K1 + K2 × t। तो सब कुछ एक ही तरह से है, लेकिन चीजों को समझना पड़ेगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा। टाइम टी पर जो कंसंट्रेशन A0 e⁻−K1 + K2, ये सब पैरेलल रिएक्शन के रिजल्ट्स होते हैं बेटा, और ये चीज आपको ध्यान रखना, मैं रिजल्ट्स आपको बता रहा हूं। अब यहां पे देखो तीसरा ऑप्शन क्या है, व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B फॉर्म इन द रिएक्शन आफ्टर टाइम t इज 6 मोल, देन मोल्स ऑफ A लेफ्ट इन द वेसल इज 14 मोल। ये समझना पड़ेगा, ठीक है ना, कि आप समझो कि A 6 बन गया। देखो यहां से देखो, बोला A से B, आप सोचो कि B यहां पे टोटल 20 है, टोटल स्टार्टिंग पे 20 था, टाइम t बराबर 0 पर देखो, टाइम t बराबर 0 पे 20 है। टाइम t पर एक टाइम t आया, इसमें से कुछ कम हुआ, x कम हुआ, अब वो x 2 पार्ट में बटेगा, उसमें से इसके 6 मोल बन रहे हैं, तो बेटा इसके भी तो कुछ बनेंगे ही बनेंगे। कोफिशिएंट 3b है, तो अगर उसके 6 बन रहे हैं तो इसके भी कुछ मोल्स बनेंगे, है ना। और इसके मोल्स प्लस इसके मोल्स, इन दोनों का सम इसके बराबर आएगा। समझो बात को आप, किसी भी टाइम पर भाई अगर इसके 6 बने, केवल यही बनता 6, तो 20 में से 6 कम हो जाता, 14 बचता। लेकिन x में से कुछ तो ये बनेंगे और कुछ मोल बेटा इसके भी तो बनेंगे। ऐसा थोड़ी है कि केवल एक पार्ट में क्या केवल 6 ही थोड़ी बनेगा। मान लो इसके भी 4 बन गए, तो 6 4 10, तो वो पूरा सम 10 आएगा, तो 20 - 10 तो इसके 10 मोल बचेंगे ना। ऐसा थोड़ी कि केवल B बन रहा है। तो बोल रहा है कि अगर 6 मोल क्या बन रहा है, आप देखो इस सवाल को अपन यहां भी सॉल्व कर सकते हैं। भाई एक सीधी सी बात समझो कि A के मोल प्लस B के मोल प्लस C के मोल, किसी भी इंस्टेंट पे टोटल सम 20 आएगा। या आप कह सकते हो कि X के जो मोल्स होंगे, X के मोल्स मतलब जितना खत्म होगा वो टोटल B के जो मोल्स बनेंगे प्लस टोटल C के जो मोल्स बनेंगे, ये होगा जो खत्म होगा, 2 पार्ट में डिवाइड होगा। और B के मोल अगर बेटा 6 बन रहे हैं तो C के भी तो कुछ बनेंगे, तो डेफिनेटली जो x की वैल्यू है 6 से ज्यादा ही आएगी, तो x की वैल्यू तो ग्रेटर देन 6 आएगी, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 6 आएगी तो 20 माइनस ग्रेटर देन 6 करोगे तो डेफिनेटली वैल्यू 14 से कम आएगी। और बोल रहा है कि वैल्यू कितनी 14 है, A के मोल 14 बनेंगे। गलत, ये तब होता जब केवल B बनता और कुछ ना बनता, या एक सिंपल रिएक्शन होती तब ऐसा हो सकता था, बट ये केवल B नहीं बन रहा, B और C बन रहा, तो ये जो 14 मोल है गलत है, क्योंकि लेस देन 14 मोल बनेंगे। दिस इज वेरी क्लियर। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो बेटा इनकरेक्ट है, ये गलत है। तो आपको दिख गया 2 सही है, तीसरा इनकरेक्ट है। और सुनो, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम द टोटल मोल्स इन द वेसल इज 45.71। आफ्टर वेरी मतलब टाइम t टेंस टू इनफाइनाइट हो जाए बेटा, तो अगर टाइम इनफाइनाइट को टेंस कर जाए तो जो टोटल मोल्स आएंगे वो 45.71 मोल्स होंगे, ये आपको बताना है।
अब सोचो कि ये सवाल कैसे लगाओगे इनफाइनाइट टाइम पर। तो इनफाइनाइट टाइम पर जो ए की कंसंट्रेशन होगी, जो बी की कंसंट्रेशन होगी, जो सी की कंसंट्रेशन होगी, तीनों का सम लिख लो। और क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर है, यहाँ पे दिया है 20 मोल इन 1 लीटर, तो जो कंसंट्रेशन होगी वही मोल्स होंगे, है ना, यही तो होंगे। और जो टोटल सम आ रहा है क्या 45.7 बना रहा है, ये चेक करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। यहां से ध्यान से सुनो। तो देखो इनफाइनाइट टाइम पे ये बहुत बढ़िया सवाल है, थोड़ा लेंदी है बट अच्छे सवाल है। आप इनसे कुछ सीखोगे, सवाल एडवांस की सीरीज है, कुछ सीखना ही तो चाहिए कि अच्छे सवाल आए तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं बेटा। तो यहां पर हमें कुछ और देखना पड़ेगा, यहां पे हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि अब सारे मोल्स क्या यही आ रहे हैं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो बेटा सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन में, देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्या इनफाइनाइट टाइम पर ए, बी और सी के टोटल मोल्स 45 पॉइंट समथिंग आ रहे हैं, वो चेक करते हैं। तो चलो बेटा चेक करते हैं। तो यहां से देखिए मोल्स ऑफ ए या कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस कंसंट्रेशन ऑफ बी प्लस कंसंट्रेशन ऑफ सी, ये निकालना है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ ए मोल्स ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम, कंसंट्रेशन ऑफ बी मोल्स ऑफ बी अपॉन वॉल्यूम, कंसंट्रेशन ऑफ सी मोल्स ऑफ सी अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्योंकि एक ही लीटर है तो मोल्स और कंसंट्रेशन बराबर ही होंगी, तो डायरेक्ट कंसंट्रेशन का सम निकाल लेते हैं। तो चलिए देखते हैं ए की कंसंट्रेशन इनफाइनाइट टाइम पर, ए की कंसंट्रेशन बेटा। तो देखो ए की जो कंसंट्रेशन है, क्योंकि ए बी और सी में जा रहा है, तो बेसिक फार्मूला क्या होता है, ए बराबर ए नॉट ई की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। ये आ गई ए की कंसंट्रेशन। प्लस अब आते हैं बी की कंसंट्रेशन पे। बी की कंसंट्रेशन का फार्मूला बताया था अभी, कोफिशिएंट जो भी है ना, कोफिशिएंट आपने जो बी का कोफिशिएंट 3 था, तो ये हो जाएगा, देखो बेसिक फार्मूला क्या था, बेसिक फार्मूला होगा m1k, या हमने जो कोफिशिएंट जो भी माना हो बेटा वो देखो, कोफिशिएंट क्या माना था यहाँ पे, ये देखो n1 माना था, है ना। वैसे वो सवाल में 3 दिया हुआ है, तो जो भी कोफिशिएंट है आप n1 लेके चलो। तो यहाँ पे ये होगा n1, दिस इज व्हाट n1 k1 इंटू ए नॉट, ये होता है अपॉन यहाँ से K1 प्लस K2 ये होगा, और यहाँ से 1 माइनस ई की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी होगा। ये हो गया इसकी कंसंट्रेशन। सिमिलरली सी की कंसंट्रेशन में कोफिशिएंट आपका m1 है, तो m1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, और यहाँ से 1 माइनस ई की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी, ये आ गया कुल मिला के ये। अब बोला t टेंस टू इनफाइनाइट करना है, चलो देखते हैं। तो बेटा t टेंस टू इनफाइनाइट कर दो, इनफाइनाइट करके सवाल को सॉल्व कर लो। बेटा अब यहां सोचो, इस t टेंस टू इनफाइनाइट कर दो, ये है ना, t टेंस टू इनफाइनाइट कर दो। तो बेटा ये वैल्यू तो 0 आ गई, 0 इंटू दिस, ये वैल्यू आप इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे आप देखो कि अगर t टेंस टू इनफाइनाइट कर दिया, तो आप यहाँ से देखो कि ये पूरी वैल्यू e की पावर, पूरी वैल्यू आप ध्यान से देखो, ये 0 आ जाएगी। और यहां से अगर ये 0 आ गई तो 0 इंटू ए नॉट, ये भी तो 0 हो गया, तो ये टर्म ही खत्म हो गया, ये टर्म तो 0 हो गया। ठीक, अब यहां जाओ, n1 दिया है 3, दिस इज 3 K1, दिस इज ए नॉट, है ना, अपॉन K1 प्लस K2, ये है बेटा आपका, इंटू 1 माइनस ये वाला टर्म भी 0 आ गया, प्लस यहाँ से ये m1 वो दिया था 2 K2 अपॉन K1 प्लस K2, और ये वैल्यू भी क्या बची 1 माइनस 0, तो कुल मिला के इक्वेशन ये बना। आप इंटू ए नॉट यहाँ पे भी होगा, दिस इज इंटू ए नॉट। आपको इस एक्सप्रेशन को कुल मिला के सॉल्व करना है, तो केवल ये और ये टर्म बचा, तो टोटल टर्म कितना बचा, दिस इज 3 K1 यहाँ से बचेगा, प्लस 2 K2 ये होगा, अपॉन क्या K1 प्लस K2 इंटू यहाँ से क्या होगा ए नॉट, ये वैल्यू आ गई, वैल्यू रख के देख लो, वैल्यू रख के चेक करते हैं। यहाँ से 3 K1, चलो देखते हैं 3 K1, K1 कितना था, K1 की वैल्यू चेक कर लो आप बेटा, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो ये आ गया 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 आ गया, प्लस यहाँ से आ जाओ 2 K2 है, तो 2 इंटू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 ये आ गया, अपॉन K1 प्लस K2 दोनों को ऐड कर दो, तो K1 कितना है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, और ये कितना है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ये वैल्यू आ गई, और इंटू ए नॉट इनिशियल अमाउंट, इनिशियल 20 मोल्स थे, तो ए नॉट शुरुआत में दिया है कि एक ही 20 मोल है, 20 मोल पर लीटर है, तो ये वैल्यू आ गई। अब आप देखो ये 3 2 जा 6 है, 5 2 जा 10 है ना, आपको इसे सॉल्व करना है, तो 6 और ये 10 ये हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 इंटू 20 इंटू 10 की पावर माइनस 2, कुल मिला के ये वैल्यू कितनी बचेगी यहाँ से 16, तो दिस इज अ 16 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू दिस इज अ 20 अपॉन यहाँ से नीचे आ जाओ, तो 7 इंटू 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, और आप इस वैल्यू को टोटल आपको सॉल्व करना है, और ये वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज अ 320, दिस इज 320 अपॉन 7, ये आ गया।
और आप इसको सॉल्व करो तो अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू 45 पॉइंट समथिंग आ रही है, 45.6 के आसपास आ रही है। यानी कि आप देखो कि कंसंट्रेशन A प्लस B प्लस C एट इनफाइनाइट टाइम, तीनों को जोड़ा, और ये बात ये पता होनी चाहिए A कितना होता है, B का फार्मूला, C का फार्मूला। सवाल लेंदी है, बड़ा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल बनेगा, तो ये होगा टोटल 45.6 के आसपास आ रहा है। और यही सवाल कह रहा है ऑप्शन। देखो ऑप्शन क्या कह रहा है यहाँ पे, देखो ये यहाँ पे आफ्टर द वेरी लॉन्ग टाइम द टोटल मोल्स ऑफ वेसल इज 45.7, और आगे सॉल्व करोगे तो 45.7 के आसपास आएगा, मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो काफी लेंदी सवाल है, लेकिन एक सवाल लिया जिससे पूरी पैरेलल रिएक्शन की मैकेनिज्म आ गई। फार्मूला याद रखना, ए की कंसंट्रेशन कितनी होगी टाइम टी पर, बी कितना होगा, सी कितना होगा, बी और सी की कंसंट्रेशन का रेशियो क्या होगा। तो इन सबको लेकर बेटा सवाल है, एक क्वेश्चन और सारे पॉइंट इसमें हैं। तो बहुत अच्छा सवाल है, जिससे हमारा टॉपिक केवल ये नहीं है कि आपको सवाल बताएं, हमारा टॉपिक है मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं कि सवाल लगता कैसे, अप्रोच कैसा था। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 3, काफी लेंदी था लेकिन बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपको बताया। और अब मैं आपको ले चलता हूं अगले सवाल की तरफ। और बेटा हमारा अगला सवाल ये है आपके सामने, ये है क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि किस टॉपिक पर यहां पे डिस्कशन किया गया है। क्वेश्चन क्या है वो देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, ए से बन रहा है, ए गैस है, बी सॉलिड है, सी गैस है, 3C बन रहा है। द रिएक्शन स्टार्ट विद द टेकिंग ए गैस ओनली आफ्टर टाइम टी द टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज PT। बोला टाइम टी के बाद सिस्टम का प्रेशर PT है, एंड आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब जब टाइम इनफाइनाइट हो जा रहा है, वेरी वेरी लॉन्ग का मतलब इनफाइनाइट टाइम हो जा रहा है, उस समय जो प्रेशर है वो P इनफाइनाइट है। द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट, बोल रहा है कि रेट कांस्टेंट के लिए करेक्ट एक्सप्रेशन क्या होगा, PT और P इनफाइनाइट के टर्म्स में। बस यही सवाल है, PT और P इनफाइनाइट के टर्म्स में। ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तो हो गया सवाल। ये तो बहुत ही सिंपल है। ए से बन रहा है, बी सॉलिड है, 3C गैस है। चलो देखते हैं, ए गैस है, ए गैस से क्या बन रहा है, बी सॉलिड बन रहा है, ठीक है, और 3C बन रहा है, और वो क्या है, गैस है। यही है रिएक्शन, देख लो ये रिएक्शन है। टाइम टी पर प्रेशर PT है और इनफाइनाइट पे P इनफाइनाइट है। तो एक्सप्रेशन बताना है K का, है ना, कौन सा एक्सप्रेशन सही होगा ये आपको बताना है ना। K की वैल्यू बतानी है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू बतानी इन टर्म्स ऑफ टाइम, PT एंड P इनफाइनाइट। तो चलो देखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। टाइम T बराबर 0 पर आप मान सकते हैं कि इसका प्रेशर P0 है, उस समय 0 और ये 0 है। टाइम T इक्वल टू T पर इसके प्रेशर में कुछ चेंज होगा, मान लेते हैं P0 माइनस P है। अच्छा ये सॉलिड है तो सॉलिड का प्रेशर तो लेना ही नहीं, ये तो अभी भी 0 होगा, और ये वैल्यू कितनी होगी, 3P होगी। एक बात, टाइम T इक्वल टू इनफाइनाइट पे आ जाओ, जब इनफाइनाइट पे आओगे बेटा तो ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट पे ऑलमोस्ट रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ये अभी भी 0 रहेगा क्योंकि सॉलिड है। रही बात गैस, तो इसका प्रेशर कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ P0। ध्यान से देखो, 3P0 हो जाएगा, P0 खत्म हुआ तो ये 3P0 बन गया, ये हो गया। तो अब आप देखो, अब सवाल में बोला कि इनफाइनाइट टाइम पे जो प्रेशर है वो P इनफाइनाइट है, तो बेटा इससे क्या मिल जाएगा, P इनफाइनाइट। P इनफाइनाइट है कितना, इसका प्रेशर 0 प्लस 3P0, और यहां से बेटा आपको P0 की वैल्यू मिल गई। P0 कितना मिल गया, P इनफाइनाइट बाई 3, एक एक्सप्रेशन आपको ये मिल गया। दूसरा, टाइम T पर जो प्रेशर है वो PT है, दिस इज द PT, और PT कितना होगा, टाइम T पर प्रेशर, तीनों को ऐड कर दीजिए, जब ऐड करोगे तो कितना आएगा, P0 माइनस P, इसका प्रेशर 0 और इसका प्रेशर है 3P, ये आ गया। तो बेटा वैल्यू कितनी बची, केवल 2P बची। तो बेटा यहां से आपको P भी मिल जाएगा, P कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा PT माइनस P0, यहां से देखो PT, ये इधर आएगा P0 और ये बचेगा 2P, तो डिवाइडेड बाई 2, ये है आपका P, बस हो गया, ये वैल्यू आ गई। और P0 आपको पता है P इनफाइनाइट बाई 3 है। अब इसको सॉल्व करना है बेटा, और कुछ है नहीं, P आ गया, P0 आ गया, और ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है। तो प्रेशर के टर्म्स में एक्सप्रेशन क्या होता है, प्रेशर के टर्म्स में एक्सप्रेशन आप ln के फॉर्म में अगर देखिए, क्योंकि ln के फॉर्म में है तो आप सीधा सीधा T लिख सकते हैं या K लिख सकते हैं। K क्या होता है प्रेशर के टर्म्स में, रेट कांस्टेंट, ये होता है 1/T ln P0 अपॉन P0 माइनस P, बस ये वैल्यू उठा के रख देते हैं वैल्यू, तो दिस इज 1/T ln P0 कितना आ रहा है, P इनफाइनाइट बाई 3, क्योंकि P0 नहीं रखना है, उसको P इनफाइनाइट के फॉर्म में रखना है। तो यहां से हो गया P इनफाइनाइट बाई 3, और इसको सॉल्व कर लो। P की वैल्यू, तो ध्यान से देखो P की वैल्यू कितनी है बेटा, यहां से ध्यान से देखो P कितना है, यहां से P है आपका PT माइनस P0, तो ये क्या है, PT माइनस P0 डिवाइडेड बाई 2, बस यही सॉल्व करना है बेटा, और कुछ है नहीं सवाल में। एक्सप्रेशन आपका ये है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लोगे तो आपको फाइनल आंसर आसानी से मिल जाएगा। ये आपके सामने रिएक्शन लिखी है, ये एक्सप्रेशन बना है, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके देख लो, एलसीएम ले लो, आप एलसीएम ले लो दोनों का, सॉल्व कर लो। यहाँ से एलसीएम आप 6 ले लो, आप 6 एलसीएम लेके सॉल्व करो, तो वैल्यू कितनी बची, देखो एलसीएम 6 लोगे तो ऊपर जाएगा, तो वैल्यू मैं फाइनल सॉल्व करके बता रहा हूँ, 1/K ln, ये होगा 2P इनफाइनाइट। ध्यान से देखो 6 लिया है, ठीक है, जब आप यहाँ एलसीएम 6 लोगे कैंसिल होगा बेटा, 3 3 2 6, वो 2 ऊपर जाएगा, और इधर आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, एलसीएम आपने 6 लिया है, जब 6 लिया तो 3 से मल्टीप्लाई भी होगा इसमें,
और इसमें किसमें मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो बेटा ये और सॉल्व करना पड़ेगा। और देखो यहाँ पे पी नॉट है, इसको भी बेटा सॉल्व करना पड़ेगा। इसको और एक काम करते हैं, थोड़ा से और इजिली सॉल्व करते हैं। अभी 2p इनफाइनाइट हो गया, डायरेक्ट नहीं करते, थोड़ा और वैल्यू रख लो, उससे और आसानी हो जाएगी। तो बेटा थोड़ा से और इसको मॉडिफाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो इसको थोड़ा मॉडिफाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो ln यहाँ पे रख दिया, पी नॉट तो यहाँ से रख दिया, ln क्या यहाँ से आप रखोगे तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा, यहाँ से ये हो गया ln, ये है क्या p इनफाइनाइट बाई 3, ये रखा रहने दो अभी, अपॉन इसको सॉल्व करो, ये तो वही है p इनफाइनाइट बाई 3 माइनस इसको और सॉल्व करो, ये क्या है pt, पी नॉट नहीं रखना है तो पी नॉट की वैल्यू रखनी पड़ेगी, और पी नॉट की वैल्यू कितना है p इनफाइनाइट बाई 3 रखना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आएगा p इनफाइनाइट बाई 3, ये pt माइनस पी की जगह pt माइनस पी इनफाइनाइट बाई 3 आएगा। और सुनो इसके डिवाइडेड में क्या है, टोटल डिवाइडेड बाई 2 है, ये है बेटा टोटल कैलकुलेशन, ये है। बस आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लोगे फाइनल आंसर बेटा आसानी से आपको मिल जाएगा, यही सवाल है। इसको सॉल्व करो, देख लो, सॉल्व करके देखो, देखो p इनफाइनाइट बाई 3 या 3 एलसीएम ले लो, ये 3pt नॉट हो जाएगा, माइनस ये क्या कभी जगह p इनफाइनाइट, यहाँ पे क्या आएगा 3 2 6 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ टोटल 6 हो जाएगा, यहाँ टोटल 3 होगा, एलसीएम लोगे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2p इनफाइनाइट हो जाएगा। बस इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करना और पूरे इक्वेशन को सॉल्व करके देखना, और जब इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर बेटा आपको यहाँ पर ये वाला इक्वेशन आपको मिलने वाला है। फाइनल आंसर आपका ये होगा 1/t ln 2p इनफाइनाइट 3p इनफाइनाइट माइनस pt। आप इसको सॉल्व करके देख लो, ये पूरा एक्सप्रेशन आपका यही मिलेगा। यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, देख लो आप, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2p इनफाइनाइट होगा, तो पूरा सॉल्व करके देखोगे तो यही एक्सप्रेशन आएगा, और इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिंपल प्रेशर के टर्म्स में सवाल है, प्रेशर को लेकर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी, उसको लेकर ये बनाया गया सवाल है, और आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन 4 था, प्रेशर दिया होता है और यहाँ पे स्टार्टिंग का प्रेशर नहीं दिया है, यहाँ पे टाइम t और इनफाइनाइट टाइम का प्रेशर दिया है, तो उसको लेकर हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया इसको। और फिर ले चलता हूं मैं आपको अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, तो चलिए देखते हैं बेटा, ये आपके सामने एक और सवाल है। चलो देखते हैं, सवाल को पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि सवाल में आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है, वो देखते हैं, ठीक है ना। पानी, तो बेटा ये सवाल क्या है पहले पढ़ लेते। बोला कंसीडर द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर सीक्वेंशियल रिएक्शन। सीक्वेंशियल रिएक्शन क्या होती है? सीक्वेंशियल रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जो 2 या 2 से ज्यादा स्टेप में होती है, और हर स्टेप का प्रोडक्ट अगले स्टेप के लिए रिएक्टेंट का काम करता है। विच कंप्लीटेड इन 2 और मोर देन 2 स्टेप, उसे सीक्वेंशियल रिएक्शन कहते हैं। और हर स्टेप का एटलीस्ट 1 प्रोडक्ट अगले स्टेप के लिए रिएक्टेंट होता है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है आपको, देख लो, यहाँ पे ए से पहले बी बना, बी से क्या बना, सी बना। ए से बी बनने के लिए रेट कांस्टेंट K1 है, और बी से सी बनने के लिए रेट कांस्टेंट K1 डैश है। इफ वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन विद टाइम इज गिवन, टाइम के साथ कंसंट्रेशन में वेरिएशन दिया है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन द सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। वेरिएशन दिया है बेटा, ध्यान से देखो, ग्राफ दिया है, ग्राफ। देखो सीक्वेंशियल रिएक्शन को थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, है ना। आप थोड़ा बहुत आपने पढ़ाई होगा। यहाँ पे देखो हो क्या रहा है कि ए से पहले बी बन रहा है, इसका रेट कांस्टेंट K1 है, और बी से बन रहा है सी और इसका रेट कांस्टेंट K1 डैश है, ठीक है। तो देखो यहाँ ए खत्म हो रहा है, जो बी है उसके साथ 2 बातें हो रही है, बी बन भी रहा है और बी खत्म भी हो रहा है, और सी केवल बन रहा है ना। ए केवल खत्म हो रहा है, बी बन भी रहा है और बी खत्म भी हो रहा है, सी में कन्वर्ट हो रहा है, और सी केवल बन रहा है। तो देखो टाइम के साथ ए की कंसंट्रेशन घटेगी, ये ग्राफ बिल्कुल सही है, ए पूरा घटेगा। बी की कंसंट्रेशन, पहले ये ए से बी बना और फिर बी से सी बना। आपको ये ग्राफ समझना पड़ेगा, ए से बी बना और बी से सी बना, और ये ग्राफ में केवल ऐसा दिखाएगा, ये मतलब देखो ये ऐसा ग्राफ, मतलब क्या हुआ कि बी बना और जैसे ही बना खत्म हो गया, ग्राफ ऊपर नहीं गया, खत्म हो गया। मैं आपको इसको अलग से समझाता हूं तो आप समझ पाओगे। जैसे देखो क्या होता है, एक सीक्वेंशियल रिएक्शन है, जैसे ए से बी और बी से सी, इसका रेट कांस्टेंट K1, इसका K1 डैश। तो इसमें पहली चीज ध्यान से समझना, पहली चीज होती है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी क्या होगा, या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। पहला dA/dt, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तो ये होगा सीधा सीधा K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। दूसरी चीज होती है रेट ऑफ बी का फॉर्मेशन कितना होगा, बी कितना बनेगा, तो dB/dt कितना होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। तो बी के साथ 2 चीज हो रही है, ए से बी बन भी रहा है और बी से सी में कन्वर्ट भी हो रहा है। तो ए से बी में बनने का रेट दैट इज व्हाट, K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, माइनस बी से कुछ सी खत्म हो रहा है, बी सी में भी कन्वर्ट हो रहा है, तो बी से सी में बनने का रेट होगा K1 डैश इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये होगा। और तीसरी चीज सी के बनने का रेट,
बेटा सी तो केवल बन ही रहा, उसके साथ तो कुछ हो नहीं रहा, तो सी के बनने का रेट क्या होगा, बी से ही बन रहा है सी, तो दैट इज व्हाट K1 डैश इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सी। ये 2-3 पॉइंट से समझो। और ग्राफ को समझते हैं। ग्राफ में 2 ग्राफ बनते हैं। अब इसमें जैसे पहला ग्राफ क्या बनता, सुनो, अगर K1 डैश से ज्यादा है, अगर K1 के डैश जैसे ये वैल्यू इससे बहुत ज्यादा है, हाईली ग्रेटर देन, तो ग्राफ बनेगा कैसे वो देखो, अभी आप समझ जाओगे। ठीक है, ग्राफ कैसे बनेगा, ये कंसंट्रेशन है और ये टाइम है। तो देखो K1 K2 से K1 डैश से काफी ज्यादा है, तो उसका मतलब A से B बहुत तेजी से बनेगा, क्योंकि K1 बहुत ज्यादा है, तो A से B बहुत तेजी से बनेगा। ग्राफ का स्लोप ऐसे बहुत तेजी से A घटेगा, ये A की कंसंट्रेशन बहुत तेजी से घटेगी। B बन रहा है और B भी फास्ट बनेगा, तो B की कंसंट्रेशन बहुत तेजी से बढ़ेगी, लेकिन B बढ़ी और B से C भी बनेगा, लेकिन C के बनने का रेट कम है, क्योंकि रेट कांस्टेंट कम है। तो A से B तो बहुत तेजी से बनेगा, लेकिन B से C बहुत धीमे धीमे बनेगा। इसका मतलब ये ग्राफ B बहुत तेजी से बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे घटेगा। ये है B का ग्राफ, ये समझिएगा, ये B का ग्राफ है। और C, ध्यान से देखो, C के लिए रेट कांस्टेंट बहुत कम है, K1 डैश बहुत कम है, तो C धीरे धीरे बनेगा। इसका मतलब C वाला ग्राफ ऐसे धीरे धीरे बढ़ेगा। ये C वाला ग्राफ है। ये तब होगा जब K1 K1 डैश से काफी ज्यादा होगा। ठीक है, और दूसरा केस, अगर मान लो कि K1 लेस देन K1 डैश होता, ये तो ग्राफ बदल जाता। अब सुनो ग्राफ कैसा बनेगा, ये ग्राफ ऐसा बनेगा, कंसंट्रेशन वर्सेस K1 बहुत कम है, इसका मतलब A बहुत धीमे धीमे घटेगा और B बहुत धीमे धीमे बढ़ेगा। तो A बहुत धीमे धीमे घटेगा और B बहुत धीमे से बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही B बना तुरंत C बन जाएगा, क्योंकि K1 डैश बहुत ज्यादा है। तो जैसे ही B बना ये पूरा C में कन्वर्ट हो गया, ग्राफ ऐसा बन गया। और C की कंसंट्रेशन बहुत तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि K1 डैश ज्यादा है, तो C का ग्राफ ये होगा। तो ये C का ग्राफ है, ये वाला ग्राफ A का है, और ये वाला ग्राफ होगा B का, ये ग्राफ। तो देखो आप ध्यान से, तो जो ऑप्शन दिया उसमें देखो ये ग्राफ दिया है, ये तो बेटा ये ग्राफ कौन सा है, ये वही वाला ग्राफ है सेकंड केस। ये ग्राफ तब सही होगा जब K1 इज हाईली लेस देन K1 डैश, ये होगा K1 डैश काफी ज्यादा हो। तो पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन सही हो गया ऑप्शन। ठीक है, बट मल्टीपल चॉइस है, एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते, तो वो देखते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ B एट एनी स्टैंड इज, B की किसी भी टाइम पर कंसंट्रेशन क्या होगी, ये होगी, ये देखना है। ठीक है, जहां इनिशियल कंसंट्रेशन A0 है, तो B की कंसंट्रेशन किसी भी टाइम पर कितनी होगी वो देखते हैं। तो चलिए देखते हैं B की कंसंट्रेशन एट एनी टाइम। तो देखो जो B के फॉर्मेशन का रेट है वो ये है dB/dt, दिस इज व्हाट K1 A की कंसंट्रेशन माइनस K1 डैश, और ये है B की कंसंट्रेशन। अब आपको ये पता है कि B के फॉर्मेशन का रेट, आप समझो किसी पर्टिकुलर टाइम पे B के फॉर्मेशन का रेट क्या होगा। देखो B जैसे ही बना वैसे ही वो C में कन्वर्ट हो गया। क्यों, क्योंकि ये वाला एक्सप्रेशन लग रहा है ना यहां से, क्योंकि K1, यहां से देखो K1 और K1 डैश काफी ज्यादा है, तो जैसे ही B बना वैसे ही C में कन्वर्ट हो गया। तो B के बनने का रेट तो लगभग 0 हो गया ना, क्योंकि जैसे ही बना वैसे वो C में कन्वर्ट हो गया। तो बेटा इसको 0 मान सकते हैं, ये 0 ले लिया, तो ये हो गया K1 कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस यहां से K1 डैश, एंड दिस इज व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ B। ये आ गया एक्सप्रेशन, ये आ गया। तो B की कंसंट्रेशन आपको निकालनी, तो देखो कंसंट्रेशन ऑफ B का फार्मूला क्या बनेगा, इसको आप इधर लाओ तो बचेगा क्या, K1 अपॉन यहां से K1 डैश एंड कंसंट्रेशन ऑफ A, ये बचा। ये कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t, और टाइम t पर कंसंट्रेशन A की होगी कितनी, अगर फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है तो एक्सप्रेशन लगा दो। फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से ये K1 अपॉन ये K1 डैश है ना, और B A की कंसंट्रेशन कितनी होगी, दिस इज n A0 e की पावर माइनस K1t, ये हो गया, ये हो गया। इसके लिए रेट कांस्टेंट हो गया माइनस K1t, और इस तरह से ये पूरा एक एक्सप्रेशन बन गया। टाइम t पर कंसंट्रेशन का फार्मूला यही तो होता है, A बराबर A0 e की पावर माइनस KT, तो वही इक्वेशन हमने रख दी। और इस तरह से B की कंसंट्रेशन आ गई, किसी भी टाइम पर B की कंसंट्रेशन ये होगी K1 अपॉन K1 डैश A0 e की पावर माइनस K1 प्लस K1t। और यहां से देखते हैं इस ऑप्शन में, तो क्या ये ऑप्शन मिल रहा है, देखो कंसंट्रेशन ऑफ B एट एनी टाइम इज, यही तो दिया हुआ है, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी बेटा सही है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। कंसंट्रेशन ऑफ C एट एनी टाइम इज K1 A0, C की कंसंट्रेशन किसी भी टाइम पर K1 A0 होगी, सरासर गलत है, बिल्कुल गलत। क्यों, क्योंकि C की कंसंट्रेशन K1 डैश पे डिपेंड करेगी, K1 पे नहीं डिपेंड करेगी, और K1 और K1 डैश बराबर नहीं है। तो C की कंसंट्रेशन जो है वो K1 डैश इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B होगी। पहली बात तो ये K1 दिया, जबकि यहाँ K1 डैश होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिला। तो देखो
ये सीक्वेंशियल रिएक्शन है और सीक्वेंशियल रिएक्शन में 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप में रिएक्शंस होती है। तो मैंने केवल क्वेश्चन नहीं बताया, मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी समझाया कि क्वेश्चन को क्या अप्रोच होना चाहिए, कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 5 जो सीक्वेंशियल रिएक्शन का था। और अब हम चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बेटा। तो यहाँ पे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो बच्चों ये है आपके सामने अगला क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं, फिर उसको फ्रेम करते हैं क्वेश्चन क्या है। हर तरह के क्वेश्चंस लिए हैं, तो अब देखते हैं ये कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द गैस फेज डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटिक एसिड एट 1189 टू फॉर्म कीटीन। बेसिकली क्या है कि एसिटिक एसिड के डिकम्पोजिशन से कंपाउंड बन रहा है कीटीन, और रिएक्शन आपके सामने ये है कि एसिटिक एसिड का डिकम्पोजिशन हो रहा है तो कीटीन प्लस वाटर बन रहा है। आगे बोल रहा है द रेट कांस्टेंट फॉर अबव डिकम्पोजिशन इज 4.65। इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दिया है 4.65 सेकंड इनवर्स। यूनिट से आपको पता चल रहा है सेकंड इनवर्स है, मतलब ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की हो रही है, क्योंकि यूनिट तभी होती है सेकंड इनवर्स जब रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की होती है। हाउएवर एट द गिवन टेम्परेचर अनदर कंपीटिंग रिएक्शन, एक और रिएक्शन हो रही है कंपीटिंग रिएक्शन, मतलब उसी समय एसिटिक एसिड का डिकम्पोजिशन इसमें भी हो रहा है, मीथेन एंड CO2 में। मतलब एसिटिक एसिड का डिकम्पोजिशन पैरेलल चल रहा है, एक केस में कीटीन बन रहा है, एक केस में मीथेन बन रहा है विद द रेट कांस्टेंट ऑफ 3.74, और इसके लिए अप्रोक्सीमेटली रेट कांस्टेंट 3.74 आ रहा है। ठीक है, सो सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट क्या क्या है, मैक्सिमम परसेंटेज यील्ड ऑफ कीटीन, ये पूछ रहा है मोर देन 50%, मतलब जो क्या कीटीन बनेगा उसकी यील्ड 50% से ज्यादा होगी। मैक्सिमम यील्ड ऑफ मेथेन इज मोर देन 50%, यानी कि मेथेन जो बनेगा वो 50% से ज्यादा होगा। मैक्सिमम परसेंटेज यील्ड ऑफ कीटीन इज मोर देन मैक्सिमम परसेंटेज यील्ड ऑफ मेथेन, या तो ये होगा, या दूसरा मैक्सिमम यील्ड ऑफ कीटीन इज लेस देन मैक्सिमम यील्ड ऑफ मेथेन, ये है। तो कुल मिला के बहुत सिंपल सा केस है। एक सवाल बड़ा सा दिख रहा है, बड़ी एक्चुअली में पैरेलल रिएक्शन है। पैरेलल रिएक्शन कैसे चल रही है, बेसिकली देखिए एक तरह की पैरेलल रिएक्शन है, और पैरेलल रिएक्शन कैसे चल रही है, कुछ इस तरह से कि एसिटिक एसिड है CH3COO, इसका डिकम्पोजिशन 2 पार्ट में हो रहा है। एक केस में K1 है, दूसरे केस का रेट कांस्टेंट K2 है। पहले केस में कीटीन बना रहा है CH2 डबल बॉन्ड COO प्लस H2O, और दूसरे केस में इसका डिकम्पोजिशन पैरेलली हो रहा है, तो ये मेथेन बन रहा है CH4 प्लस यहाँ से दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज द CO2। तो रिएक्शन आपकी ऐसे चल रही है। दोनों के लिए रेट कांस्टेंट दिया है, अगर आप देखिए तो K1 कितना है 4.65, K2 कितना है 3.74। तो ये है आपका 4.65 और ये है आपका 3.74, राइट। ये आपका कीटीन है और ये आपका मेथेन है। अब आपको परसेंटेज यील्ड बतानी है, तो आपको पता है कि जब पैरेलल रिएक्शन होती है तो परसेंटेज यील्ड का फार्मूला होता है। जैसे अगर आपको निकालना है कि परसेंटेज यील्ड ऑफ कीटीन है ना, तो परसेंटेज यील्ड ऑफ कीटीन निकालना है तो उसका सिंपल फार्मूला होगा क्या, दैट इज द K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100, ये परसेंटेज यील्ड का फार्मूला होगा। सिमिलरली अगर आपको परसेंटेज यील्ड ऑफ मेथेन निकालनी है तो इसके लिए फार्मूला होगा, दैट इज इसके लिए रेट कांस्टेंट K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100, ये हो गया आपका। बस आपको ये वैल्यू रखनी है और वैल्यू रख के सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। K1 और K2 की वैल्यू दी है तो आप इसको सॉल्व करेंगे, K1 की वैल्यू रखेंगे, K1 कितना है, दिस इज 4.65 डिवाइडेड बाई 4.65 प्लस K2 कितना है 3.47 इंटू 100, और इसको आपको सॉल्व करना, सॉल्व करोगे अप्रॉक्सीमेटली 50% के आसपास आएगा, है ना। अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू 55% के आसपास आएगी। सिमिलरली आप इसको सॉल्व करोगे तो दिस इज व्हाट 3.47 अपॉन यहाँ से दिस इज 4.65 प्लस 3.47 इंटू 100, और इसको सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू 45% आएगी। हो गया सवाल, बहुत सिंपल सा सवाल है, देखने में बस बड़ा लग रहा था। तो आपको पता है कि कीटीन की यील्ड 55% है, मेथेन की 45% है, मतलब कीटीन ज्यादा बन रहा है, मेथेन कम बनेगा। परसेंटेज यील्ड कीटीन की ज्यादा है और इसकी कम है, और ये 50% से ज्यादा है, ये 50% से कम है। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन क्या है, मैक्सिमम परसेंटेज यील्ड ऑफ कीटीन इज मोर देन 50%, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कितना आ रहा है 55% के आसपास आ रहा है। इसका मतलब कि जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हुआ। मैक्सिमम परसेंटेज यील्ड ऑफ मेथेन इज मोर देन 50%, ये गलत है, क्योंकि ये लगभग कितना आ रहा है 45% के आसपास आ रहा है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तीसरा, मैक्सिमम परसेंटेज यील्ड ऑफ कीटीन इज मोर देन मैक्सिमम परसेंटेज यील्ड ऑफ मेथेन, ये भी सही है। कीटीन 55% बन रहा है, मेथेन 45% बन रहा है, मतलब ये भी सही है और ये गलत है। इसका मतलब इसके दो ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा, फर्स्ट एंड थर्ड। तो ये भी एक तरह की पैरेलल रिएक्शन को लेकर सवाल बनाया गया है। बहुत सिंपल सा था, देखने में बस सवाल लग रहा है, लेकिन इसका जो कैलकुलेशन है दैट इज वेरी इजी और आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी एक पैरेलल रिएक्शन को लेकर काइनेटिक्स में सवाल था जो अपन ने डिस्कस किया। और अब ले चलते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। तो हमारे पास अगला सवाल क्या है बेटा, ये आपके पास एक अगला क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए तो बोल रहा है द गैसियस रिएक्शन nu1A गिव्स nu2B, इसके लिए रेट कांस्टेंट K है। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू, बोल रहा है ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है A के रिस्पेक्ट में।
इट इज स्टडीड एट अ कांस्टेंट प्रेशर, मतलब प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया, विथ ए नॉट एज द इनिशियल अमाउंट ऑफ ए, मतलब इनिशियली ए का जो मोल्स है दैट इज द ए नॉट, या आप कंसंट्रेशन बोल सकते हैं, दैट इज ए नॉट. द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम एट द टाइम टी इज गिवन बाई द एक्सप्रेशन v इज इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन दिया, क्योंकि देखो कांस्टेंट, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो जैसे जैसे मोल्स बढ़ेंगे वॉल्यूम भी बढ़ेगा, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है ना, प्रेशर तो फिक्स रख रहा है, और मोल्स अगर बढ़ रहे हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा. यानी कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो मोल्स वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही कांस्टेंट है, तो मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है. तो जो मोल का रेशियो होगा वही वॉल्यूम का भी रेशियो होगा, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर मोल्स वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होता है. और इसने वॉल्यूम का रिलेशन दिया है कि जो v है, v वॉल्यूम एट टाइम t, दिस इज v नॉट 2 माइनस e की पावर माइनस kt, मतलब टाइम t पर जो वॉल्यूम है वो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन में आपको मिल रहा है. Where v naught is the volume of the system at t is equal to 0. Assume ideal behavior of gas, then value of nu2 upon nu1, यानी कि इसका जो कोफिशिएंट है nu2, इसका जो कोफिशिएंट nu1, इसका रेशियो चाहिए. तो ये एक सवाल है, कुछ इस तरह का सवाल फ्रेम किया गया है बेटा. ध्यान से देखो तो थोड़ा बड़ा सवाल लग रहा है, लेकिन यहाँ e की पावर माइनस kt जैसा एक्सप्रेशन दिख रहा है, और फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, ये भी सवाल में कह रहा है कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है, तो कुछ उसी डायरेक्शन में अपने को सोचना पड़ेगा. उसी तरह से सवाल को सोचेंगे और ये सवाल सॉल्व हो जाएगा. nu2 अपॉन nu1 का रेशियो चाहिए, तो सबसे पहले देखते हैं क्या दिया है और क्या निकालना है. ये गिवन कंडीशन है, तो सबसे पहले देखते हैं बेटा कैसे इस सवाल को सॉल्व करेंगे. तो थोड़ा सा देखते हैं कि सबसे पहले एक रिएक्शन दी है, क्या है रिएक्शन nu1a, और इससे क्या बन रहा है, दिस इज nu2b, ये बन रहा है, इसका रेट कांस्टेंट k है. एक तो ये है आपको दिया है. दूसरी बात आपको क्या दिया है, रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है. तीसरी बात vt दिया है, किसी टाइम t पर जो वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम v नॉट 2 इंटू ई की पावर माइनस के टी है. मतलब एक डाटा आपको ये दिया है कि टाइम t पर जो वॉल्यूम है दिस इज अ v नॉट इंटू, यहां से देखिए क्या दिया, 2 माइनस ई की पावर माइनस के टी टू 2 इंटू ई की पावर माइनस के टी दिया है. ये एक डेटा आपको ये दिया हुआ है. ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि nu2 और nu1 का रेशियो क्या होगा, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो. तो काफी अच्छा सवाल है, बहुत दिमाग लगाने वाला सवाल है, क्योंकि हमें nu2 और nu1 का रेशियो चाहिए, इस टर्म में हमें चाहिए होगा. तो काफी अच्छा सवाल है. इसको देखते हैं कि हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि हमें इस पूरे एक्सप्रेशन को वॉल्यूम के टर्म्स में बनाना पड़ेगा, और उससे हमें ये कोफिशिएंट का रेशियो हमें मिलेगा, nu2 और nu1 का रेशियो हम फाइंड कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले इस सवाल में दिया था कि टाइम t बराबर 0 पर इसकी कंसंट्रेशन ए नॉट है, उस समय ये 0 है. टाइम t इज इक्वल टू टी पर इसका कुछ अमाउंट डिकम्पोज होगा, तो दिस इज ए नॉट माइनस nu1x होगा, है ना. और यहां से ये वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज द nu2x आएगी, वैल्यू आपकी ये होगी, है ना. आप इस तरह से ये पूरा एक्सप्रेशन आपका बेटा कुछ इस तरह से बनने वाला है. ठीक है, अब इस सवाल को देखते हैं. तो सबसे पहली बात आप समझिए कि ये जो रिएक्शन है ये कैसी रिएक्शन है. पहली बात कि ये जो रिएक्शन है बेटा वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है ना. दिस इज द रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको एक बेटा एक्सप्रेशन पता है. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको पता है, पहली बात वी नो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो n होता है, टाइम t पर जो अमाउंट होता है वो n नॉट e की पावर माइनस के टी होता है. ये होता है, ये n होता है. n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस के टी. ये बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है. n क्या होता है, टाइम t पर कंसंट्रेशन, और n नॉट क्या है, दिस इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, है ना. तो अगर हम यहाँ से ये n की वैल्यू ये होती है, और n यहाँ पे हमने क्या, इसको एक काम करते हैं, इस वैल्यू को n नॉट मान लेते हैं अभी के लिए, फिलहाल a नॉट को n नॉट मान ले, और इस पूरी वैल्यू को अपन n मान सकते हैं, टाइम t पर ये कंसंट्रेशन. ठीक है ना. यहां से तो आप इस एक्सप्रेशन को अगर सॉल्व करो तो n की वैल्यू है कितनी, n की वैल्यू है a नॉट माइनस nu1x, है ना. दैट इज व्हाट, n नॉट e की पावर माइनस के टी, और a नॉट को हम n नॉट भी लिख सकते हैं, तो दिस इज n नॉट माइनस nu1x, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, n नॉट e की पावर माइनस के टी. ये आपके पास एक्सप्रेशन मिलेगा. आप यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं. आप यहाँ से अगर x निकालोगे तो मेरे हिसाब से जब x की वैल्यू को आप सॉल्व करोगे तो यहाँ x की वैल्यू आएगी बेटा कितना, आप देखना 1 अपॉन nu1 आएगा, और अंदर बचेगा कितना, n नॉट कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन nu1 इंटू n नॉट, क्योंकि आप इसको इधर लाओगे, और ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस e की पावर माइनस के टी. यानी कि एक एक्सप्रेशन मिलेगा, और x की वैल्यू आपको ये मिल जाएगी, दिस इज x. यानी कि टाइम t पर कितना डिकम्पोज हो रहा है मोल्स, उसकी वैल्यू आपको पता चल गई, x आपका ये आएगा. ठीक है, तो टाइम t पर कितना डिकम्पोज हुआ ये आया, तो टाइम t पर कितना अमाउंट बचेगा वो भी निकाला जा सकता है, दैट इज n नॉट माइनस nu1x, ये वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं. अब इसी से एक और चीज देखो, पॉइंट नंबर 2. तो आप टाइम t पर कंसंट्रेशन या मोल्स ऑफ b कितना है, टाइम t पर b के मोल्स कितना है, nu2x है, b के मोल्स कितना है, दिस इज nu2x,
है ना। तो B के मोल्स निकाला जा सकता है टाइम t पर। देखते हैं कि B के मोल्स कितने होंगे, वो भी फाइंड कर लेते हैं। तो टाइम t पर जो B के मोल्स हैं वो कितना आएगा बेटा, मोल्स ऑफ B देखो, मोल्स ऑफ B कितना आ जाएगा टाइम t पर, ध्यान से समझना। टाइम्स t पर जो B के मोल्स आएंगे, दिस इज द न्यू2, है ना, और इंटू x, और x कितना है, ये x की वैल्यू निकाल चुके हो, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी n नॉट अपॉन न्यू1, और यहां से वैल्यू बचेगी 1 माइनस e की पावर माइनस kt, और इस तरह से इसके मोल्स आ गए। यानी कि टाइम t पर जो B के मोल्स आएंगे दैट इज न्यू2 अपॉन न्यू1 एंड दिस इज व्हाट n नॉट, और यहां से होगा 1 माइनस e की पावर माइनस kt, और इस तरह से ये टाइम t पर B के मोल्स आ गए। ध्यान से समझिएगा, टाइम t पर B के मोल्स आ गए। और ये तो अब आप सोचो कि टाइम t पर टोटल मोल्स कितने होंगे, क्योंकि जितना टोटल मोल्स होगा वही उसी के प्रोपोर्शनल टोटल वैल्यूम होगा, क्योंकि हमें टोटल वैल्यूम चाहिए Vt, और Vt का एक्सप्रेशन आ जाएगा तो इससे कंपेयर कर देंगे, सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो पहले आप निकालते हैं कि टाइम t पर टोटल मोल्स होंगे कितने। तो टाइम t पर टोटल मोल्स कितने होंगे, तो पॉइंट नंबर 3, अगर टाइम t पर टोटल मोल्स निकालेंगे तो ये आएगा मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B, राइट, यही होगा। टाइम t पर A और B के मोल्स, A के मोल्स कितने हैं ये, और B के मोल्स कितने हैं ये वैल्यू आपको रखनी है। तो टाइम t पर A के मोल्स प्लस B के मोल्स, तो चलिए देखते हैं। तो यहां से जो n टोटल है टाइम t पर वो है मोल्स ऑफ A प्लस यहां से आएगा मोल्स ऑफ B, दिस इज n टोटल। अब मोल्स ऑफ A कितना होगा, आपको ये पता है कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तो टाइम t पर A का जो अमाउंट होता है n, दैट इज द n नॉट e की पावर माइनस kt होता है। तो टाइम t पर A के तो डायरेक्ट रिएक्टेंट के मोल्स तो डायरेक्ट रखा जा सकता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन होता है ना, n बराबर क्या होता है n नॉट e की पावर माइनस kt। तो टाइम t पर रिएक्टेंट के तो डायरेक्टली मोल्स ये होते हैं जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है। तो यहां पर A के मोल्स तो आप डायरेक्टली रख सकते हो क्या, n नॉट एंड दिस इज व्हाट e की पावर माइनस kt। और टाइम t पर B के मोल्स वो आपने अभी निकाला है, क्या आया था, यहां से देखिए टाइम t पर B के मोल्स ही आ रहा है, दिख रहा है आपको, टाइम t पर B के मोल्स ही आ रहे हैं। तो यहां से ये मोल्स कितना आ रहा है, न्यू2 अपॉन न्यू1, तो यहां से देखिए ये मोल्स होगा न्यू2 अपॉन न्यू1, दिस इज n नॉट, और ये एक्सप्रेशन था 1 माइनस e की पावर माइनस kt। ये है टाइम t पर टोटल मोल्स, है ना, दिस इज n टोटल, ये है n टोटल, ठीक है, दिस इज n टोटल। तो यहां से अगर आप देखो तो n नॉट कॉमन ले लो, तो आप लिख सकते हो n टोटल अपॉन n नॉट, ये लिख सकते हो। तो ये एक्सप्रेशन बचेगा कितना, e की पावर माइनस kt प्लस ये होगा न्यू2 अपॉन न्यू1, है ना, एंड दिस इज 1 माइनस e की पावर माइनस kt। ध्यान से समझिएगा बेटा, ये इक्वेशन आ गया। ये टोटल मोल्स है, ये स्टार्टिंग का मोल्स है, और मोल्स वैल्यूम के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो n प्रोपोर्शनल टू v। तो जहां पे आपने n टोटल लिखा है वहां v टोटल लिख सकते हो, और जहां n नॉट लिखा है वहां पे v नॉट लिख सकते हो। तो ये इक्वेशन बन जाएगा e की पावर माइनस kt प्लस यहां से क्या न्यू2 अपॉन न्यू1 एंड दिस इज व्हाट 1 माइनस e की पावर माइनस kt, ये एक्सप्रेशन आ गया। और अब देखो ध्यान से, Vt अपॉन v नॉट की वैल्यू गिवन है बेटा, कहां से, एक इक्वेशन साथ में देखो और दिया है, देखो शुरुआत में दिया था, ये देखो, ये Vt बराबर v नॉट 2 माइनस e की पावर माइनस kt। आपको पता है एक इक्वेशन दिया है क्या, Vt इज इक्वल टू v नॉट 2 माइनस e की पावर माइनस kt, ये एक्सप्रेशन दिया है बेटा। तो यहां से Vt अपॉन v नॉट तो डायरेक्ट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, दिस इज 2 माइनस e की पावर माइनस kt। तो Vt अपॉन v नॉट की वैल्यू यहां से आ गई, वो वैल्यू उठा के यहां रख दो, तो Vt अपॉन v नॉट आप रख दो तो कितना आ जाएगा 2 माइनस e की पावर माइनस kt, ये आ गया। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, आप इसको सॉल्व करो, तो यहां से क्या होगा e की पावर माइनस kt प्लस यहां से होगा न्यू2 अपॉन न्यू1, और ये कितना होगा 1 माइनस e की पावर माइनस kt, ये एक्सप्रेशन होगा आपका। अब एक काम करो कि आप इसको इधर ले आओ, सॉल्व कर लो, तो इधर लाओगे तो यहां से कितना हो जाएगा, दिस इज इधर सॉल्व करो तो 2 माइनस ये 2 e की पावर माइनस kt, और इधर बचेगा क्या, न्यू2 अपॉन न्यू1, और ये होगा 1 माइनस e की पावर माइनस kt। हमें न्यू2 और न्यू1 का रेशियो चाहिए, शायद ये सवाल सॉल्व हो गया, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ से बचेगा 1 माइनस e की पावर माइनस kt, यहाँ से क्या होगा न्यू2 अपॉन न्यू1, और ये कितना होगा, दिस इज आल्सो 1 माइनस e की पावर माइनस kt। बस इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लो, ये पूरा एक्सप्रेशन कैंसिल आउट हो गया। और फाइनली आपको क्या निकालना था, आपका टारगेट था कि न्यू2 अपॉन न्यू1 का रेशियो बताओ, तो डायरेक्ट ये रेशियो 2 आ गया, और यही सवाल का आंसर है, न्यू2 और न्यू1 का रेशियो 2 होगा, दिस इज द आंसर। सवाल को घुमा दिया गया है, मतलब तो आपसे जानना चाहता है कि आप कितना, आपका थॉट प्रोसेस है, बोला प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर फिक्स है, तो मोल्स वैल्यूम के प्रोपोर्शन होगा। तो पहले हमने मोल्स निकाला, टाइम t पर क्या मोल्स होगा, स्टार्टिंग में कितने मोल्स हैं, फिर उसका रेशियो ले लिया, जो वो रेशियो होगा वही वैल्यूम का रेशियो होगा, और इस तरह से हमें न्यू2 और न्यू1 की वैल्यू मिल गई। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था बेटा, तो इसका फाइनल आंसर जो होगा 2 होगा। सो दिस इज द आंसर, यहां से यही पूछा, देखो न्यू2 और न्यू1 का रेशियो, तो दिस इज द 2 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। और इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। काफी अच्छा सवाल है, काफी ऐसे सवाल हमें कुछ सिखाते हैं, हमारे अप्रोच को डेवलप करते हैं कि अलग अलग वैरायटी के जब हम सवाल
सवाल को लगाते हैं तो कैसे क्वेश्चंस लगाए जाते हैं वो आप देख सकते हैं। और बेटा ऐसे ही क्वेश्चंस एडवांस में पूछे जाते हैं। अप्रोच डेवलप करना है, कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, और इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए ही ये स्पेशली एक सीरीज बनाई गई, जेईई मेंस एडवांस की सीरीज, जो हर हफ्ते आपके सामने आती है। हर सैटरडे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के चैप्टर वाइज सिलेक्टिव क्वेश्चंस आप जेईई एडवांस जो 2026 में पूछे जाने के बहुत सारे चांस हैं, या उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ लाइव यूट्यूब के हिंदी लाइव पर। हम लोग हर सैटरडे ऐसे ही मिलेंगे, हर क्वेश्चन का ऑपरेशन करेंगे, चाहे वो मेंस का हो चाहे एडवांस का हो। तो चलिए बच्चे हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला सवाल आपके सामने क्या है, तो ये है आपके सामने बेटा अगला क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले, फिर समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल। रेडियो एक्टिविटी की बात की गई है, और काइनेटिक्स में रेडियो एक्टिविटी की बात इसलिए की जाती है क्योंकि रेडियो एक्टिविटी का जो प्रोसेस है वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है। तो वो सारे नियम, वो सारे लॉज जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन पे लगते हैं, उसको रेडियो एक्टिविटी पे लगाया जा सकता है। दैट्स वाई यहाँ रेडियो एक्टिविटी की बात की जाती है, उसके डीके की बात की जाती है, रेडियो एक्टिविटी सीरीज की बात की जाती है, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस की बात की जाती है। और इसको इग्नोर नहीं करना है बेटा, ये मॉडर्न फिजिक्स में भी आता है और यहाँ पर भी आता है। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छे सवाल हैं जो एक्टिविटी से पूछे जाते हैं। बोला एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल डिक्रीजेस फ्रॉम A1 टू A2। शुरू में एक्टिविटी A1 थी, बाद में A2 है। इन अ सर्टेन टाइम इंटरवल इफ हाफ लाइफ ऑफ द सैंपल इज T, बोल रहा है कि सैंपल का हाफ लाइफ पीरियड T दिया है, देन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके विद इन द टाइम इंटरवल T। तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल T इज अ हाफ लाइफ, तो उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे कितना न्यूक्लियाई डीके होगा ये आपको बताना है। और लेमडा इज अ डीके कांस्टेंट दिया है। डीके कांस्टेंट वही होता है जो काइनेटिक्स में रेट कांस्टेंट के पढ़ते हैं, यहाँ उसको डीके कांस्टेंट कहते हैं रेडियो एक्टिविटी के केस में। और रेडियो एक्टिविटी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है, और फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए अब आपको बताना है कि कितना न्यूक्लियाई डीके हो गया। जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड T है, स्टार्टिंग में मान लीजिए कि न्यूक्लियाई जो था, स्टार्टिंग में जो न्यूक्लियाई है या जो न्यूक्लियस का अमाउंट है वो N1 है, और एक पर्टिकुलर टाइम T के बाद जो न्यूक्लियस बच रहा है या न्यूक्लियाई जो बच रहा है वो N2 है। तो डीके कितना हुआ, डीके हुआ N1 माइनस N2। यही आपको निकालना है कि उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे कितना डीके होगा। N1 माइनस N2 निकालना आपका टारगेट है, और आपको दिख रहा है कि T के टर्म में निकालना है, और T यहाँ पर बेटा हाफ लाइफ है, तो उसी के टर्म्स में वैल्यू को फाइंड करना है। T इज अ हाफ लाइफ। और एक और बात आपको पता ही है कि जो हाफ लाइफ होता है T हाफ, वो यहाँ पे बोल रहा है T है, और हाफ लाइफ का फार्मूला ln2/k होता है। K यहाँ लेमडा है तो ln2/λ होता है, ये भी हमें पता है। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए T हाफ का ये फार्मूला होता है। यही फार्मूला ln2 की वैल्यू 0.693 होती है, तो इसको 0.693/λ भी लिखते हैं, ये भी हमें पता है। बस हमारा टारगेट है N1 माइनस N2 निकालना। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको पता है कि जो रेट ऑफ डीके होता है, जैसे फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, तो यहाँ पे रेट ऑफ डीके ऑफ रिएक्टेंट बोलते हैं। जैसे कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डीके हो रहा है ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसका डीके हो रहा है और इसका डीके कांस्टेंट लेमडा है, इससे कुछ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ना। स्टार्टिंग का अमाउंट N0 मानते हैं, है ना, स्टार्टिंग में इसका अमाउंट N0 मानते हैं, है ना, और बाद का जो अमाउंट है उसको हम n मानते हैं, n एट टाइम t, ये होता है। तो जो रेट ऑफ डीके होता है वो होता है माइनस dn/dt, और रेट ऑफ डीके जो होता है वो होता है क्या, k इंटू n, n एट टाइम t, टाइम t पर ये nt, टाइम t पर जो अमाउंट होता है। मतलब रेट ऑफ डीके डिपेंड करता है टाइम t पर अमाउंट कितना है। जितना ज्यादा अमाउंट होगा, n की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, रेट ऑफ डीके भी उतना ज्यादा होगा, माइनस dn/dt उतना ज्यादा होगा। अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब आप सोचो कि अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब है और कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जितना डीके होगा वो उतना ही एक्टिव होगा, है ना। तो रेट ऑफ डीके डिपेंड करता है उसकी एक्टिविटी पर, इसीलिए dn/dt को एक्टिविटी भी कहा जाता है। तो एक्टिविटी का एक फार्मूला बन जाता है k इंटू n, ये क्योंकि रेट ऑफ डीके को ही एक्टिविटी भी कहा जाता है, क्योंकि जितना एक्टिव होगा उतना डीके होगा। तो एक्टिविटी को रेट ऑफ डीके के नाम से भी जाना जाता है, मतलब एक्टिविटी k इंटू n होती है। अब आप इसको निकाल लो, बस हो गया सवाल। तो यहां से देखो आपका टारगेट N1 माइनस N2 निकालना है, तो दो केस लगा लो। जब अमाउंट N1 था तो A1 बराबर होगा k इंटू N1, है ना, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसकी एक्टिविटी A2 हो गई तो अमाउंट हो गया k इंटू। तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो यहां से डायरेक्ट आपको मिल जाएगा ना N1 माइनस N2, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/k, एंड दिस इज व्हाट A1 माइनस A2, ये हो गया A1 माइनस A2, ये हो गया। यही आपको निकालना है। अब 1/k, k को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आपको पता है k इज अ रेट कांस्टेंट या डीके कांस्टेंट है, जिसको लेमडा भी बोल रहे हैं यहाँ पे। और जो डीके कांस्टेंट है वो आप निकाल सकते हैं, यहाँ से k की वैल्यू को लिख सकते हैं, और k की वैल्यू को अगर सॉल्व करो तो ये वैल्यू ln2/t हाफ आ जाएगी, और t हाफ यहाँ पे t दिया हुआ है, तो दिस इज व्हाट A1 माइनस A2। तो फाइनली ये सॉल्व होके आएगा t/ln2।
एंड दिस इज व्हाट A1 माइनस A2। और इस तरह से जो डिकम्पोज होने वाला अमाउंट है, दिस इज व्हाट, ये N1 माइनस N2 है, तो दिस इज N1 माइनस N2। जो डिकम्पोज होने वाला अमाउंट है वो कितना आएगा, T अपॉन ln2 A1 माइनस A2। दिस इज एक्टिविटी। और यही आपसे पूछा जा रहा है कि एक पर्टिकुलर हाफ लाइफ, वन हाफ लाइफ में, हाफ लाइफ इज टी, तो उसमें कितना अमाउंट डीके हो जाएगा, दैट इज N1 माइनस N2। तो चलिए देखते हैं, दैट इज T अपॉन ln2 A1 माइनस A2, यही ऑप्शन होना चाहिए। तो कहां पर वो ऑप्शन मिल रहा है, T अपॉन ln2 A1 माइनस A2, तो वो ऑप्शन आपको यहां पे मिल रहा है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हुआ, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम T जिसे हम हाफ लाइफ कहते हैं, उसमें डिकम्पोज होने वाला जो अमाउंट है एक्टिविटी के टर्म्स में, बेटा ये आ जाएगा। और इस तरह से क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। रेडियो एक्टिविटी के कॉन्सेप्ट को यहाँ काइनेटिक्स में ऐड किया गया है। और अब चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ये आपके सामने एक सवाल आ गया है, काफी लंबा चौड़ा सवाल दिख रहा है। एडवांस का सवाल केवल आपको देख के डराता है, लेकिन डरने वाला बात होती नहीं है। सवाल को अगर आपने सही से समझा है, कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग हैं, तो कहीं कोई समस्या नहीं है। आपको पता है कि ये एडवांस का कट ऑफ भी कम होता है, घबराहट नहीं लानी है। और घबराहट ना हो इसके लिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूरी है, अच्छे क्वेश्चंस देखना जरूरी है। और इसके लिए आपको जेईई मेल की वीकली एडवांस सीरीज के साथ जुड़ना है। इस सैटरडे को हम फिर से आ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स और भी बहुत सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के चैप्टर्स को लेकर चैप्टर वाइज डिस्कशन करेंगे एडवांस प्रॉब्लम पे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ आकाश हिंदी के यूट्यूब पर। और बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से पढ़िएगा, समझ में आएगा सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ अ सम रिएक्शन कैन बी नॉन अर्हेनियस। बोला किसी रिएक्शन, आपको पता है इस पहली लाइन का मतलब समझते हैं। आपको बोला जाता है कि कोई भी रिएक्शन जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और टेम्परेचर के साथ उसका क्या रिलेशन है उसको अर्हेनियस इक्वेशन से दिखाया जाता है। और अर्हेनियस इक्वेशन आपको पढ़ाया जाता है k बराबर AE की पावर माइनस EA अपान RT, ये होता अर्हेनियस इक्वेशन। और ये इक्वेशन आपको टेम्परेचर डिपेंडेंस दिखाता है। इस इक्वेशन में आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे T बढ़ेगा वैसे वैसे K की वैल्यू बढ़ेगी, रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगा। अर्हेनियस इक्वेशन में तो ऐसा ही होता है, ठीक है, ये अर्हेनियस इक्वेशन है। तो बट ये बोल रहा है कि हो सकता है कोई ऐसी रिएक्शन भी हो जिसका रेट टेम्परेचर डिपेंडेंस तो है बट अर्हेनियस इक्वेशन को फॉलो ना करे। हो सकता है टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट बढ़े बट वो इसके हिसाब से नहीं बढ़ेगा, अर्हेनियस के हिसाब से नहीं बढ़ेगा। तो पहली लाइन आपका ये कह रहा है। आगे कह रहा है इन द सेंस दैट एक्टिवेशन एनर्जी EA इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। और भी कह रहा है कि इसमें ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है EA वो टेम्परेचर का फंक्शन है, मतलब टेम्परेचर वेरिएशन के साथ EA वेरी करेगा, ऐसा सवाल कह रहा है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करती। किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी फिक्स होती है ना। एक्टिवेशन एनर्जी केवल चेंज कर सकता है कैटलिस्ट, जो बढ़ा देता है एक्टिवेशन एनर्जी या घटा देता है। टेम्परेचर चेंज करने से एक्टिवेशन एनर्जी पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सवाल में कह रहा है कि यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर डिपेंडेंस है। फंक्शन ऑफ टेम्परेचर का मतलब यही हुआ। बोला है कि बट द एक्टिवेशन एनर्जी कैन स्टिल बी डिफाइंड एज EA बराबर RT स्क्वायर dlnk/dt। और एक्टिवेशन एनर्जी का एक एक्सप्रेशन दे दिया, RT स्क्वायर dlnk/dt। एज्यूम इफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ वन सच रिएक्शन वेरीज फ्रॉम 2T क्यूब। बोला है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो 2T क्यूब है, वेयर T इज अ टेम्परेचर। तभी तो दिखा पाओगे कि एक्टिवेशन एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और एक्टिवेशन एनर्जी कितना है, 2T क्यूब है। सो कह रहा है K1 and K2 आर द रेट कांस्टेंट एट द टेम्परेचर T1 and T2। और बोल रहा है कि दो अलग अलग टेम्परेचर है जिस पर रेट कांस्टेंट T1 and T2 रिस्पेक्टिवली, वेयर T2 इज ग्रेटर देन T1। ये भी बोला है कि T2 T1 से ज्यादा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। कुल मिला के सारी कहानी ये है। ऑप्शन क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। और इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, देखना पड़ेगा क्या बढ़ेगा। अगर रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगा। In such case, straight line is not obtained when ln k is plotted against 1/t। Yes, अर्हेनियस इक्वेशन में जब ln k का 1/t के साथ इक्वेशन बनाते हो तो याद हो इक्वेशन होता है ln k बराबर माइनस EA अपान R इंटू 1/t प्लस ln A। ये होता है अर्हेनियस इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे ln k और 1/t का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, y बराबर माइनस mx प्लस c का ग्राफ होता है। बट ये कह रहा है कि इन सच केस स्ट्रेट लाइन इज नॉट ऑब्जर्व व्हेन ln k इज प्लॉटेड विद 1/t। यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, ये आपको बताना है कि क्या सही है गलत है, क्योंकि ये तो तब लगता है जब इक्वेशन अर्हेनियस होती। और यहाँ शुरू में बोल दिया है कि अर्हेनियस इक्वेशन फॉलो नहीं हो रही है।
तो चलिए चेक करेंगे इसको। तीसरा क्या है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर फ्रॉम T1 से T2 रेट कांस्टेंट डिक्रीजेस, बोला है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट घटेगा। और चौथा बोल रहा है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर T1 टू T2 रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस, चौथे ऑप्शन में बोल रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। तो ये सब चीज आपको चेक करनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं। क्या क्या दिया है, पहला इक्वेशन तो ये दिया है बेटा EA, और EA की वैल्यू दिया है RT² dln k /dt, है ना, ये दिया है, यहां से देखिए ये दिया है RT² dln k /dt। और क्या दिया है, EA इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, उसकी वैल्यू 2T³ दी है। दूसरा, दो टेम्परेचर है, एक टेम्परेचर T1 है जिस पर रेट कांस्टेंट K1 है, एक टेम्परेचर T2 है जिस पर रेट कांस्टेंट K2 है, और बोला जा रहा है कि T2 इज ग्रेटर देन T1, ये है, ऐसा कुछ है ना। तो आपको देखना है, और आपसे पूछा क्या जा रहा है, ln k का 1/t के साथ ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये सब चीज पूछी जा रही है। तो बेटा आप इसको देखना है कि हमें क्या इक्वेशन मिलने वाला है, सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो डिफरेंशिएशन इसको बेटा सॉल्व करते हैं थोड़े से। तो एक काम कर लेते हैं, dln k को आप एक तरफ कर लो, तो dln k बराबर हो क्या जाएगा बेटा, इसको इधर रखते हो तो ये आ जाएगा EA, है ना, ध्यान से देखना, इसको इधर ले जाओगे, इसको इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा EA/RT² एंड दिस इज द dt। एक्सप्रेशन आपका ये होगा। और सवाल में आपको दे भी रहा है क्या, dln k इज इक्वल टू EA की वैल्यू बोला 2T³ है, तो दिस इज 2T³/RT² dt। अब इसको सॉल्व करो तो एक सिंपल इक्वेशन बन गया, दिस इज व्हाट dln k, और यहां से वैल्यू कितनी बचेगी, T² कैंसिल हो जाएगा, और अगर आप ध्यान से देखो तो केवल बचेगा क्या, 2/RT dt। इक्वेशन आपका ये है, ठीक। इसको आप दोनों तरफ से इंटीग्रेट कर सकते हो। ये यहाँ पे लोअर लिमिट टेम्परेचर T1 तो रेट कांस्टेंट K1, टेम्परेचर T2 तो रेट कांस्टेंट K2, इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो इक्वेशन बचेगा कितना, ये होगा ln K2 माइनस ln K1, है ना, इक्वेशन आपका ये बचेगा। आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो दिस इज 2/R। अब आप ध्यान से देखो ये वैल्यू आएगी कितनी, है ना, यहाँ पे t dt है, तो t dt की वैल्यू कितनी आएगी, t की पावर n+1/n+1 t² आएगी। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज व्हाट T2² माइनस T1² और यहाँ से 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ से इक्वेशन बचेगा ln K2/K1। इक्वेशन आपको ये मिलेगा, दिस इज व्हाट, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो दिस इज 1/R, और ये होगा T2² माइनस T1²। इक्वेशन आपका ये होगा, ये है फाइनल इक्वेशन। ये जबकि अर्हेनियस जब फॉलो होता है तो ln K2/K1 बनता है EA/R, है ना, 1/T1 माइनस 1/T2। तो जब आपको पता है कि जब अर्हेनियस इक्वेशन होती है तो वो ke की पावर माइनस EA/RT होता है, और इसको आप लॉग लेके सॉल्व करते हो तो इक्वेशन आता है ln K2/K1 इज इक्वल टू EA/R, है ना, और ये वैल्यू आती 1/T1 माइनस 1/T2। ये इक्वेशन तब होती, और तब ln k का 1/t के साथ ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। ये तब होता है जब अर्हेनियस इक्वेशन फॉलो होती, बट फॉलो ही नहीं हो रही इक्वेशन, तो ये हो रहा है, ये बन रहा है। हाँ, एक चीज दिख रहा है कि अगर T2 T1 से ज्यादा है तो K2 K1 से ज्यादा होगा, तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, ये दिख रहा है। तो यहां से रिजल्ट क्या निकला, पहला रिजल्ट, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो K बढ़ेगा, और रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगा, ठीक दिख रहा है आपको। T2 T1 से अगर ज्यादा हुआ तो K2 K1 से ज्यादा होगा, यानी कि रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगा। दूसरा ये दिख रहा है कि ln k का 1/t के साथ ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, नॉट स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये ग्राफ 1/t का है ही नहीं, ये तो T² का ग्राफ है। तो ये दोनों पॉइंट्स हमारे सामने आ गए। अब इससे बहुत आसानी से रिजल्ट्स को चेक कर सकते हैं। रिजल्ट्स क्या कह रहा है देखो, पहला, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, बिल्कुल सही है, T बढ़ाओगे रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा, इक्वेशन हमें बता रहा है। इन सच केस स्ट्रेट लाइन नॉट ऑब्टेन व्हेन ln k इज प्लॉटेड अगेंस्ट 1/2, ये भी बिल्कुल सही है, ये तो तब होता है जब अर्हेनियस फॉलो होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर फ्रॉम T1 टू T2 रेट कांस्टेंट डिक्रीजेस, नो, रेट कांस्टेंट तो बढ़ेगा, तो तीसरा तो गलत है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस, मतलब ये सही है। इसका मतलब है कि इसके 3 ऑप्शन आपको करेक्ट मिलेंगे, कौन सा, पहला, दूसरा और चौथा। तो एक बड़ा सा सवाल दिख रहा है, लेकिन बहुत बेसिक है, हर एक लाइन को फिल्टर करो, नॉन अर्हेनियस बोला गया, उसको समझने की जरूरत है। सवाल एडवांस का सवाल बड़ा नहीं, कॉन्सेप्चुअल और बेसिक होता है। बेसिक समझ में आ गया तो सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 9 था, और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी सीरीज का अगला क्वेश्चन कौन सा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। और अब हमारे सामने है ये क्वेश्चन, आप देख रहे हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। क्वेश्चन आपके सामने है, बोल रहा है, ध्यान से देखिए, कंसीडर द गिवन एलिमेंट्री रिएक्शन, बोल रहा है एक रिएक्शन है जिसमें ए से प्रोडक्ट बन रहा है। एलिमेंट्री स्टेप मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन है।
हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज y सेकेंड व्हेन रिएक्शन अकर इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। ओके, बोला जब कैटलिस्ट नहीं है, पहला केस 1 इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट है ना, जब कैटलिस्ट नहीं है तो उस केस में बोल रहा है कि जो हाफ लाइफ है टी हाफ वो x है। एंड केस नंबर 2 इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, बोला है कि जब कैटलिस्ट है, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो उस केस में जो हाफ लाइफ है टी हाफ वो कितना है। व्हेन रिएक्शन अकर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो हाफ लाइफ जो है वो कितना है, यहां पर देखिए एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में x है, एंड व्हेन रिएक्शन अकर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, है ना। अच्छा सॉरी, बोल रहा है हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज y व्हेन रिएक्शन अकर इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। ओके, जब कैटलिस्ट नहीं है उस समय हाफ लाइफ y है, ये जब कैटलिस्ट नहीं है उस समय हाफ लाइफ y है, और जब कैटलिस्ट है तो उस समय हाफ लाइफ x है, राइट। ये है, जब कैटलिस्ट नहीं था तो हाफ लाइफ y है, और जब कैटलिस्ट है तो हाफ लाइफ x है, राइट। इफ टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इज रिमेन्स कांस्टेंट, और टेम्परेचर को चेंज नहीं किया जा रहा है, तो क्या क्या चीज होगी वो देखते हैं। x मस्ट बी ग्रेटर देन y, मतलब हाफ लाइफ जब कैटलिस्ट है उस समय का हाफ लाइफ पहले से ज्यादा होगा। गलत स्टेटमेंट, क्योंकि नॉर्मली जो कैटलिस्ट है वो रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। अब अगर रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है तो रिएक्शन जल्दी हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी मतलब आधा होने में जो टाइम लगेगा वो अब कम लगेगा ना, क्योंकि अगर रेट बढ़ गया तो रिएक्शन जल्दी खत्म होगी, तो हाफ होने में जो टाइम लगेगा वो तो कम हो जाएगा। पहले अगर 50 मिनट में आधा हो रहा था तो अब 30 मिनट में आधा होगा, क्योंकि रिएक्शन का रेट बढ़ गया, तो डेफिनेटली x y से कम होगा। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाफ लाइफ जो है वो कैटलिस्ट जब नहीं था उस समय हाफ लाइफ, उसको कंपेयर करोगे तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाफ लाइफ तो कम हो जाएगी। इसका मतलब x मस्ट बी ग्रेटर देन y, गलत बात, ये गलत हो गया। x मस्ट बी लेस देन y, बिल्कुल सही बात। रेट कांस्टेंट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज मोर एज कंपेयर टू द रेट कांस्टेंट ऑफ कैटलिस्ट, है ना। यहां से अगर देखो तो बोल रहा है कि रेट कांस्टेंट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज मोर एज कंपेयर टू रेट कांस्टेंट इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट होना चाहिए बेटा, यहाँ पे लिखा नहीं है, ये होना चाहिए इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, है ना। ये रेट कांस्टेंट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज मोर एज कंपेयर टू द रेट कांस्टेंट इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो रेट कांस्टेंट, भाई रेट बढ़ रहा है तो डेफिनेटली रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आपको पता है कि जो k होता है, k की वैल्यू होती है a e की पावर माइनस e अपॉन RT। अब जब कैटलिस्ट होता है तो कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। अब EA को कम करेगा, EA घटेगा, अब EA घटेगा तो डेफिनेटली K तो बढ़ेगा, तो यहां से K बढ़ेगा, रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब कैटलिस्ट होगा उस समय रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा, और जब कैटलिस्ट नहीं होगा तो रेट कांस्टेंट कम होगा। तो रेट कांस्टेंट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज मोर, बिल्कुल सही बात है, तीसरा ऑप्शन सही है। और चौथा क्या कह रहा है, रिलेशन बिटवीन x एंड y कैन नॉट बी डिटरमाइंड विदाउट द नॉलेज ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। नहीं बेटा, x तो हाफ लाइफ है, ये तो सीधा सीधा इसका आइडिया लग जाएगा कि एक्टिवेशन एनर्जी घट गई तो हाफ लाइफ पीरियड क्या है वो भी घट जाएगा, क्योंकि रेट बढ़ जाएगा, रिएक्शन जल्दी होगी। तो ये ऑप्शन ठीक नहीं है, यानी कि इसके दो ऑप्शन करेक्ट हैं, सेकंड और थर्ड। और इस तरह से एक सिंपल सा लॉजिकल सवाल था जो अरहेनियस इक्वेशन से कंपेयर किया जा सकता है, और इस सवाल का आसानी से बेटा आंसर दिया जा सकता था। और ये था क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ द जेईई एडवांस सीरीज जो सैटरडे को आने वाली है। और इसमें काफी अच्छे अच्छे सवाल देखे हम लोगों ने, काइनेटिक्स के क्वेश्चन देखे हैं, क्या अप्रोच आना चाहिए, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये सारी चीजें अपन ने डिस्कस की। और अब चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो बच्चों ये अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, देखते हैं ध्यान से क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि रिएक्टेंट ए डिसोसिएट इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन कंकरेंट रिएक्शन एज अ गिवन बिलो। ओके, ए से 3 रिएक्शन दिए, देखो एक बार N1A से B बन रहा है एक रिएक्शन, एक बार कोफिशिएंट N2 है, C बन रहा है, इसका रेट कांस्टेंट K2 है, और एक बार N3 A से D बन रहा है, इसका रेट कांस्टेंट K3। मतलब A से एक बार B बन रहा है, एक बार C बन रहा है, एक बार D बन रहा है, तीनों अलग अलग रिएक्शंस हैं, तीनों का रेट कांस्टेंट अलग है, तीनों का रेट भी अलग होगा, और कोफिशिएंट यहाँ पे N1 N2 N3 दिया है। बोला इफ ऑल द रिएक्शंस आर एलिमेंट्री, बोला सारी रिएक्शन एलिमेंट्री है, मतलब एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही है, देन द टोटल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज गिवन बाय। तो ए का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस टोटल, मतलब यहां जो खत्म हो रहा है, यहां जो खत्म हो रहा है, यहां जो खत्म हो रहा है, ये वैल्यू दी है। तो आपसे पूछ रहा है क्योंकि N1 N2 N3 N1 N2 N3 इसका सम प्लस ये x, यहां पर देखो ये x दिया है, ये वैल्यू नहीं दी है, तो इसका टोटल सम क्या होगा। तो बहुत ही आसान सवाल है बेटा, टोटल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए दिया है तो वही निकाल लेते हैं। यहां से देखो, यहां से जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए है dA/dt वो कितना मिलेगा, आप देखो यहां से, अगर dA/dt देखो यहां पे तो कितना मिलेगा आपको ये समझना पड़ेगा। तो यहां पर अगर आप इस रिएक्शन का रेट लिखो, ध्यान से देखना,
है ना। डी अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन देखना है तो 1/d1/dt है ना। तो यहां से जो रेट है देखो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए तो ये होगा, और रिएक्शन का रेट कितना होगा 1/n1 और रेट को आप लिखोगे क्या, दिस इज k1 a की पावर n, ध्यान से समझिएगा। तो दिस इंप्लाइज यहां से जो da/dt आएगा वो कितना आएगा, तो यहां से जो da/dt है उसकी वैल्यू होगी n1 k1 a की पावर n, है ना। ये हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर आप इसके लिए देखो तो इसका -1/n2 आएगा, da/dt ये रिएक्शन का रेट है, और ये क्या हो जाएगा, दिस इज k2 और यहां से a की पावर n2 आएगा। ये n1 है बेटा, ये n1 है और ये n2 है, दिस इज k2 a की पावर n2। तो यहां से ओवरऑल -da/dt कितना हो जाएगा, तो अगर आप यहां से -da/dt निकालते हैं तो ये कितना आएगा, ध्यान से देखो, -da/dt तो n2 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वैल्यू होगी n2, दिस इज k2 a की पावर n2, ये आ गया। सिमिलरली आप इसके लिए अगर आप देखो इस रिएक्शन के लिए तो -1/n3 da/dt, ये n3 da/dt ये रेट ऑफ रिएक्शन है, और ये कितना हो जाएगा, दिस इज k3 और यहां से a की पावर कितना होगा, दिस इज n3। तो दिस इंप्लाइज अगर आप यहां से da/dt निकालोगे तो कितना आएगा बेटा, यहां से da/dt हो जाएगा n3, दिस इज k3 एंड दिस इज a की पावर व्हाट, n3। ये तो इसका मतलब है कि जो चीज यहां है वही पावर पे है, ध्यान से देखो, जो चीज यहां है वही पावर पे है, जो चीज यहां है वही पावर पे है, ठीक है। तो टोटल का जो सम है, ध्यान से देखो, टोटल का जो सम है वो इतना है, ये दिख रहा है आपको, टोटल का सम मतलब ये प्लस ये प्लस ये, तीनों का सम, तीनों का सम बेटा ये da/dt टोटल, तो तीनों का सम ये है। तो दोनों को अगर आप कंपेयर कर लो तो तुमको दिख रहा है n1 k1 a की पावर 1, यानी कि यहां से क्लियरली दिख रहा है कि n1 की वैल्यू बेटा 1 आ रही है, कंपेयर करके देख लो आप, n1 1 आ रहा है, इसको कंपेयर करो इससे, n1 1 आ रहा है। यहां देखो 2k2 a की पावर 2, जो यहां है वही उसकी पावर पे है, और ये सेकंड वाले के लिए तो क्लियरली दिख रहा है कि n2 की वैल्यू 2 है, ये भी दिख गया। तीसरा n3 k3 a की पावर n3, अब यहां देखो, यहां 3 दिख रहा है बट यहां नहीं दिख रहा, बट जो यहां होता है वही इसकी पावर भी तो होती है, तो इसका मतलब सीधा सीधा दिख रहा है कि n3 की वैल्यू 3 है, और इवन जो यहां है वही इसकी पावर होगा, तो x भी 3 होगा, ये आ गया, n1 n2 n3 भी आ गया और x भी आ गया, कंपेयर कर लिया, तीनों का सम ये दिया हुआ है, ये पूरा एक्सप्रेशन तीनों को ऐड करोगे, इससे कंपेयर करोगे, n1 n2 n3 और x की आ गई वैल्यू। तो सवाल आपसे पूछ क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए, n1 + n2 + n3 + x सबको जोड़ दो, तो आप देखो सबको जोड़ो, n1 + n2, n1 है 1, n2 है 2, n3 है 3 और x भी है 3, तो कितना आ गया, दिस इज टोटल 9, और ये फाइनल आंसर हो गया, n1 + n2 + n3 + x की वैल्यू 9 है। सवाल को बस घुमाया गया है, कुछ है नहीं, बस सिंपल एक्सप्रेशन है और क्वेश्चन को घुमाया गया। तो इस तरह से बेटा ये सवाल का आंसर जो है 9 है, ये भी इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है एंड इट्स आंसर विल बी 9। और इस तरह से आप देखो तो आपके सामने मैं 11 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, जी एडवांस के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, कुछ PYQs हैं और कुछ बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। वो क्वेश्चंस लेने की हम सब कोशिश करते हैं जिससे कि आपका थॉरोली एक चैप्टर का परफेक्ट रिवीजन हो जाए और हर फ्लेवर के क्वेश्चंस मिल जाए, और इसीलिए सीरीज हर सैटरडे को स्टार्ट की गई है बेटा। तो इस सीरीज के साथ आप लगातार जुड़े रहिए, हर हफ्ते हम हर चैप्टर वाइज आपके सामने मेंस और एडवांस दोनों तरह के क्वेश्चंस लाएंगे। तो बेटा आज का जो एपिसोड था वो केमिकल काइनेटिक्स के लिए था, रेडियो एक्टिविटी के लिए था, उसको मिलाकर हम लोगों ने क्वेश्चंस देखा है। और इसी तरह से हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ और चैप्टर्स के साथ, जेईई मेंस और जेईई एडवांस के चैप्टर के साथ। तो हमारे साथ आप इस सीरीज पे जुड़े रहिए, हम इसी तरह से डिस्कशन करते रहेंगे और पूरे साल आपकी तैयारी को परफेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।